नमस्कार जय भारत। क्या हाल है भाई? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए फटाफट आ जाइए, शुरू किया जाए आज का सेशन। सुप्रभात, क्या हाल है भाई? चलें शुरू करें, रेडी? चलिए, जो लोग मुझे जानते हैं उनके लिए जल्दी से बता देता हूं। मेरा नाम एकेएम सर, जिस नाम से मुझे कोचिंग फील्ड में जानते हैं। क्यों जानते हैं अब तक आप समझ चुके होंगे। बीटेक फ्रॉम एसबीटी कानपुर, एमबीए फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, दोनों टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस इंडिया के। 10 साल का एक्सपीरियंस, आकाश, एलन, सर्वोत्तम, मैं वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूं। इन सब जगह लिखा हुआ वर्क तो मतलब सिर्फ काम ही नहीं किया, काम तो बहुत लोग करते हैं। कई लोग दावा कर रहे काम करता हूं मैं, काम तो बहुत लोग करते हैं। काम तो मिल में मजदूर भी करता है। मैंने काम किया है वर्चस्व पे, आकाश में भी, एलन में भी और सर्वोत्तम पे भी। इसमें फर्क होता है। केमिस्ट्री मेंटर ऑफ लज्जा बेन पटेल, सोमल अग्रवाल, वरुण नंद कुमार, AIR 3, AIR 9, AIR 42, एम्स 2016, 2018, 2019। अजय मिश्रा नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं। अकेडमी पे मैं आपको मिल जाऊंगा। ये नाम आपको मोक्ष तक ले जाएगा। अगर आपने अभी तक इसको फॉलो नहीं किया तो तुरंत फॉलो कीजिए, और जरूरत पड़ने वाली है। आज नहीं तो कल, तो आज ही कर लीजिए। जिस स्टार लाइव में रेफरल कोड अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हैं, उनको 10% ऑफ मिल जाएगा। चलिए मैं आज का सेशन स्टार्ट करूं। एवी क्लियर? एवी क्लियर? ऑलराइट, एवी क्लियर? सब सही आ रहा है? चलिए चैट ऑफ कर रहा हूं मैं। हैप्पी बर्थडे। आज किसका बर्थडे है? न्यूमेरिकल डाउट के लिए स्पेशल क्लास लगेगी। न्यूमेरिकल डाउट्स के लिए जो मैंने आपको डीपीपी दिया, लगाते रहिए। सारी डीपीपी में एक बार मैं डिस्कस कर दूंगा एक साथ, जितना मॉड्यूल मैंने दिया है, और सब एक साथ डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल लगाते रहिए। ये मत सोचिए कि कब डिस्कस होगा, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए ना। प्लानिंग कब क्या होना है, समझ पा रहे हैं आप लोगों को। मैंने पहले भी कहा था, एक अच्छे भक्त की तरह आइए और ऐसे बैठ जाइए यहाँ पे। मतलब यहां मत बैठिए, थोड़ा ऐसे बैठिए, सर के ऊपर कैसे बैठे, ठीक है? तो आराम से बैठ जाइए और मतलब यहां पे बैठ करके प्रवचन सुनिए। कब क्या करना है वो सब इसे पता है, समझ पा रहे हैं? कब क्या होना है वो सब पहले से तय है। कब किसके साथ क्या होना है वो सब पहले से तय है। तो आप बस आइए, आराम से बैठ जाइए और एकदम भक्ति भाव से सारे लेक्चर करिए, आपको अंत में मोक्ष मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 डन है, क्वेश्चन नंबर 2 डन है, क्वेश्चन नंबर 3 डन है, 4 भी डन है, 5 भी डन है, 6 भी डन है, आगे बढ़ते जाओ, 7 भी डन है, 8 भी डन है, 9 डन, 10 डन, ये सब मेरे को पता है डन है, 11, 12, 13, यहां तो डन है, 14 तक डन है, 15 भी डन है। ये सब पूरे डन हो गया था मेरे ख्याल से। इधर पूरे डन हो गया था क्या? ये स्लाइड पूरी डन थी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड उठा लेते हैं, फिर नेक्स्ट पीपीटी उठा लेते हैं। ये पूरा डन हो गया था। चलो भाई नेक्स्ट पे चले। यहां तक का मामला डन था। अब हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग, अच्छा बताना पिछली क्लास सबने करी थी तो बताना मेरे को जल्दी से। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, जल्दी से बताओ। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, जल्दी से बताओ। जरा टाइप करना फटाफट जल्दी से, क्या क्या पढ़ा था जल्दी से बताओ। देखिए कितने लोग रिवाइज करके आए। रिवाइज करते हो? हाँ, जीरो ऑर्डर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जीरो ऑर्डर चला रहे थे, और मेरे को जहां तक तो क्या पूरा याद रहता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग ने इक्वेशन कर ली थी, C0 माइनस C इज इक्वल टू KT। आपको याद होनी चाहिए, मुझे तो याद है ना भाई आपको। ये इक्वेशन डन हो गई थी। एक बार अंगूठा दिखा दीजिए फटाफट जल्दी से, अगर ये इक्वेशन डन हो गई थी, बिल्कुल कायदे से आप समझ में आ गई थी, यहां तक पहुंच गए थे। मैंने कहा था आपसे, मान लो एक रिएक्टेंट है A नाम का, और वो प्रोडक्ट बना रहा है, और ये जो A नाम का रिएक्टेंट है ये कौन सी ऑर्डर फॉलो करता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है। तो ये उसकी इक्वेशन है। यहां पे C0 कौन है? C0 कौन है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। C0 कौन है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। और C कौन है? C कौन है? फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ A। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जो अभी मैंने बताई थी, एक बार कायदे से बता देता हूं आपको। जो यहाँ पे मैंने मॉड्यूल दिया है उसमें करीब मेरे ख्याल से 45 क्वेश्चंस थे ना, तो उनको आप लगा लीजिए। मैं बहुत जल्द एक स्पेशल क्लास लूंगा, स्पेशल फ्री लाइव क्लास, ठीक है? और उस स्पेशल फ्री लाइव क्लास में मतलब सबको आना होगा। फिर नहीं तो बार बार आप कहते हो मॉड्यूल, क्वेश्चन बताओ, फिर आप उसमें कम लोग आते हो, तो ये नहीं चलेगा भाई।
मतलब मैं अगर कोई एक चीज आपके लिए प्लान कर रहा हूं तो आपको फिर उसमें अनुशासन दिखाना होगा, डिसिप्लिन होना चाहिए, सबको आना पड़ेगा एक साथ। तो मैं एक फ्री लाइव क्लास बनाऊंगा 1 घंटे की, और उसमें सब कुछ डिस्कस कर दूंगा, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, उसमें सभी को प्रेजेंट रहना है, और वो जल्दी अनाउंस हो जाएगी। ठीक है, आप देखते रहिए मेरे प्रोफाइल पे, राइट। तो सबको बिल्कुल उस चीज पे नजर बनाए रखनी, और मैं बता भी दूंगा मैसेज। चलो स्टार्ट। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए सी नॉट है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए सी है। कितने टाइम बाद ये फाइनल कंसंट्रेशन निकाला है? टी टाइम बाद। टाइम इंटरवल कितना लिया है? 0 to t। ठीक है, और यहां पे ये के कौन है? के है रेट कांस्टेंट। तो मुझे के कौन है तो क्या बताएंगे? के है रेट कांस्टेंट। किस रिएक्शन का? जो रिएक्शन ऊपर लिखी हुई है। और बताना ये टी कौन है? ये टाइम इंटरवल। कहेंगे टाइम इंटरवल कैसे? कहेंगे 0 से टी मेजर किया है, 0 से टी मेजर किया है। तो अगर आप सही मायने में लिखें तो आपको ऐसे लिखना चाहिए, सी नॉट माइनस सी इज इक्वल टू के टाइम्स, और यहां लिखना चाहिए टी माइनस 0। जब आप सॉल्व कर रहे थे तो पहले तो यही आया था ना, देखो चेक कर लो, पहले तो यही आया था ना भाई। और पहले जब ये आया था तो ये असली वर्जन ये है। अब मेरे को एक बात बताना, ये जो टाइम इंटरवल है क्या ये चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए ये जो एनालिसिस का टाइम है ये आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। मान लो आपने 0 से स्टार्ट किया और टी तक गए, तो फिर टाइम इंटरवल टी माइनस 0 है। कल को मान लो आप इंटीग्रेशन में टाइम इंटरवल चेंज कर दें, मान लो आप T1 से स्टार्ट करें और T2 तक जाए। मान लीजिए आप T1 से स्टार्ट करें और T2 तक जाए, तो बताइए टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। तो कंसंट्रेशन का इंटरवल क्या हो जाएगा? C2 माइनस C1। समझ पा रहे हैं इस बात है? या C1 माइनस C2 जो भी बन जाएगा। तो मतलब कुल मिला के मुद्दा ये है कि ये जो टाइम इंटरवल है ये वेरिएबल है, ये चेंज हो सकता है। तो कंसंट्रेशन का जो लिमिट है वो भी चेंज होगी। तो जब टाइम पे लिमिट चेंज होगी तो कंसंट्रेशन पे भी लिमिट चेंज होगी, तो ये भी चेंज हो जाएगा और ये डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इन दोनों डिफरेंस के बीच में कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है? के। अब चलता हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड पे। स्लाइड नंबर 2 सुनिए ध्यान से, नंबरिंग करता जा रहा हूं जिससे आपके नोट्स भी आराम से बन जाए। तो देखिए जीरो ऑर्डर चल रहा है, सी नॉट माइनस सी इज इक्वल टू, आपने लिखा के, यहां पे आपने लिखा टी माइनस 0, और उसके बाद आपने कहा के जो है वो एक कांस्टेंट है। और आगे चल के आप पढ़ भी लेंगे आर्हेनियस इक्वेशन में कि जो के है वो तो टेम्परेचर वगैरह चेंज होने पे या कैटलिस्ट मिलाने पे चेंज होगा। तो अभी के तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन का अपने आप ऐसे चेंज होने वाला तो है नहीं, तो ये तो कांस्टेंट बन के बैठा रहेगा। तो बताइए अगर ये कांस्टेंट है तो क्या मैं कह सकता हूं सी नॉट माइनस सी प्रोपोर्शनल टू टी माइनस 0? सी नॉट माइनस सी प्रोपोर्शनल टू टी माइनस 0। इससे क्या बात समझ में आती है? देखिए जीरो ऑर्डर देखिए पढ़ बहुत लोग लेते हैं लेकिन समझ बहुत कम लोग पाते हैं कि एक्चुअली जीरो ऑर्डर है क्या। अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं, ये बात समझ पा रहे हैं, तो वो क्या कहना चाह रहा है कि जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, ध्यान से देखिए ये क्या है? ये कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। कंसंट्रेशन का डिफरेंस अपने करेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। शब्दों का प्रयोग बहुत ध्यान से करता हूं, ध्यान सुनिएगा। मैंने क्या बोला? मैंने ये नहीं बोला कि कंसंट्रेशन का डिफरेंस टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने क्या बोला आपसे? कंसंट्रेशन का डिफरेंस अपने करेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के। करेस्पॉन्डिंग क्यों बोल रहा हूं मैं? मतलब यहां पे अगर एक कंसंट्रेशन का डिफरेंस ये आया है तो वो अपने वाले टाइम इंटरवल के प्रोपोर्शनल होगा, बगल वाले के नहीं। समझ पा रहे हैं? हो सकता है यहां कंसंट्रेशन डिफरेंस इतना हो, अगली बार इतना हो जाए, अगली बार इतना ही रह जाए। तो मतलब जो जहां पे कंसंट्रेशन डिफरेंस आप मेजर कर रहे हैं वो अपने करेस्पॉन्डिंग अपने वाले टाइम इंटरवल के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर आप टाइम इंटरवल को डबल करेंगे तो कंसंट्रेशन का डिफरेंस भी डबल हो जाएगा। क्या ये बातें समझ पा रहे हैं? ये पहचान है किसकी? ये पहचान है किसकी? कौन सी ऑर्डर की? जीरो ऑर्डर की। तो अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रही है तो उसको ये कंसेप्ट को फॉलो करना होगा। अब ये सुनने में बात आसान लगती है, इसको सवालों में कन्वर्ट करता हूं जरा। अगर मैं इसको सवालों में कन्वर्ट करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है कि यहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन पहले 4A हुआ करता था, बाद में कंसंट्रेशन मान लो 2A हो गया, कुछ समय बाद ये कंसंट्रेशन बदल करके A हो गया। ध्यान सुनिएगा। या और चलो पहले एक जनरलाइज वर्जन कर लेते हैं, 4A था और बीच में मान लो 3A हो गया और मान लो बाद में A हो गया। चलिए अब आपसे कहता है यहां से यहां तक जो लगा समय वो है T1, ये टाइम लगा T1, और यहां से यहां जो टाइम इंटरवल लगा वो लगा T2। सवाल समझ पा रहे हैं? ये टाइम इंटरवल लगा T2। अब आपको बताना क्या है कि अगर ये पहले ये क्या है? ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, कुछ समय बाद ये कंसंट्रेशन हो गया, कुछ समय बाद ये कंसंट्रेशन हो गया, किसका? रिएक्टेंट का, राइट। और अगर वो रिएक्टेंट कौन सी ऑर्डर फॉलो करता है? जीरो ऑर्डर। तो आपको बताना है कि T1 अपॉन T2 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन आपको देता हूं मैं, ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो चुका है। देखिए 4 ऑप्शन आपको देता हूं, ABCD। ऑप्शन इस प्रकार है, 2/1, 1/2, 1/1, 3/1। और अब पोलिंग शुरू होने वाली है, आप लोग मतदान में पार्टिसिपेट करिए और अपने मतों का प्रयोग करिए। चलिए पोल शुरू होता है अब।
और मैंने ग्रुप में भी आपको दे दिया है नोट्स वगैरह, यहां अपडेट सेक्शन में देख लिया करिए आप लोग। शिवांग, समृत, आयुष, अभी मैं अपडेट सेक्शन में भी डाल दूंगा, आज के भी और पिछले वाले के भी। पिछले वाले में ज्यादा न्यूमेरिकल तो इसलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आज वाले भी डाल दूंगा। चले अब देखिए यहां पे क्या करना था, समझिए थोड़ा कंसेप्ट को। मैंने आपको ऊपर कुछ सिखाया, उसका यूज करिए। देखिए कंसंट्रेशन का डिफरेंस अपने करेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो कंसंट्रेशन का डिफरेंस निकालो, यहां से कंसंट्रेशन का डिफरेंस कितना है बताओ, 4a और 3a, कितना डिफरेंस हुआ? 4a और 3a में डिफरेंस कितना हुआ? a। बताओ 3a और a में कितना डिफरेंस हुआ? 2a। और बताओ कंसंट्रेशन के जो डिफरेंस होंगे, ये वाला डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा बताना? ये वाला डिफरेंस मैंने बोला था ना, कंसंट्रेशन का डिफरेंस अपने करेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो बताओ ये वाला डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा, T1 के या T2 के? तो कहेंगे T1 के। समझ पा रहे हैं? इसका वाला ये है, तो बताइए ये वाला डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा? T2 के। इसका वाला ये है। समझ पा रहे हैं? अपने अपने साथ खेलना है, बगल वाले के साथ ऐसा नहीं खेलना है। समझ पा रहे हैं मामला? तो ये वाला कंसंट्रेशन का डिफरेंस अपने करेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के प्रोपोर्शनल, ये वाला कंसंट्रेशन का डिफरेंस अपने वाले टाइम इंटरवल के प्रोपोर्शनल। तो बताओ ए किसके प्रोपोर्शनल? T1 के। 2a किसके प्रोपोर्शनल? T2 के। तो बताइए a और 2a के बीच में क्या वही रेशियो होगा जो T1 और T2 के बीच में होगा? अगर ये इसके प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल, तो इन दोनों के बीच में a और 2a में वही रेशियो होगा जो T1 और T2 में होगा। क्या समझ पा रहे हैं? तो a और 2a में क्या रेशियो मिला? 1:2। तो T1 T2 में भी क्या रेशियो मिलेगा? 1:2। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितनों को बात समझ में? एक बार जोरदार तरीके से अंगूठे से बताइए, मेरे आपके बीच में सिर्फ अंगूठा है भैया। चलिए बहुत जोरदार, सबको समझ में आ गई लगभग 1.4, 1.5, 1.6, बहुत बढ़िया, खटाखट बढ़ रहा है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट। अब आपको ये बात समझ में आ गई। देखिए ये सवाल वही जल्दी कर सकता है, देखिए मैंने फटाफट किया है, सवाल में पेन नहीं चलाना होता है सवाल में। अब ये सवाल इससे जो लोग लगाते हैं, जिनको कंसेप्ट नहीं क्लियर होते हैं, वो पूरा ये करके करते हैं, कह रहे हैं एक बार मैं पुट करूंगा क्या, C0 को ये पुट करूंगा, फिर C को ये पुट करूंगा, फिर T1 निकालेंगे, फिर C0 को ये वाला पुट करेंगे, C को ये पुट करेंगे, फिर T2 निकालेंगे, फिर कहेंगे T1 T2 को डिवाइड करूंगा, फिर आंसर आएगा उनका बड़ी देर में, फिर फॉर्म भरेंगे, कहेंगे फिर सीटें बहुत कम है मेडिकल में, मैं क्या करूं? कह रहे हैं अगली बार बढ़ेंगी तो क्या हो जाएगा मेरा? भैया सीट तो आपको एक ही चाहिए ना, हर बार बढ़ने क्यों इंतजार करते हैं? तो लॉजिक लगाइए थोड़ा सा, बताओ एनालिसिस क्या है, डिफरेंस निकालो, कितना डिफरेंस है? पेन ही नहीं चलाना, देखो कितना डिफरेंस है, ए, यहां कितना डिफरेंस है? 2a, ए और 2a 1:2 OMR खत्म। हेलो, ये सब बातें वही व्यक्ति कर सकता है जिसको कंसेप्ट डीपली क्लियर हो। समझ पा रहे हैं? देखो यहां क्या किया, ए, यहां डिफरेंस 2a, ए और 2a 1:2 खत्म OMR, डायरेक्ट, पेन नहीं चलना चाहिए इसमें। चले नेक्स्ट कंसेप्ट पे, 2 नंबर स्लाइड खत्म, 3 नंबर पे आइए। नंबरिंग करता जा रहा हूं इसके, जिसके लिए आपके नोट्स आराम से बन जाए जैसे, है ना। चलो और आगे बढ़े, 3 नंबर स्लाइड पे और आगे बातें करना शुरू करें तो आपको ये समझ में आ गया कि इस टाइप का खेल चलता है। मतलब जीरो ऑर्डर की पहचान क्या है? कंसंट्रेशन का डिफरेंस। आज के बाद कोई ऐसे पूछे जीरो ऑर्डर क्या होती है, क्या बताएंगे? कंसंट्रेशन का डिफरेंस अपने करेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के, करेस्पॉन्डिंग लगाना जरूरी है, या रिस्पेक्टिव, अपने करेस्पॉन्डिंग या रिस्पेक्टिव टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे बढ़े, मान लीजिए एक रिएक्टेंट ए है और इससे प्रोडक्ट बन रहा है, तो एक और वर्जन होता है, वो भी समझ लीजिए। ये है, इसको C0 बोला इनिशियल को, कुछ समय बाद ये C हो गया। कब C0 बोला था आपने इसको? T इज इक्वल टू 0 पे। आफ्टर टाइम T कितना बोल दिया इसको मैंने? C। अब मेरे को एक बात बताना, कभी कभी क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन और होते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन और होते हैं। C0 को कभी कभी कुछ किताबों में क्या बोल देते हैं? A। C0 को क्या बोल देते हैं? A। और C को क्या बोल देते हैं? A माइनस एक्स, A माइनस एक्स। तो अगर मान लो मैं इसकी जगह पे ऐसे लिख दूं, A गिव्स प्रोडक्ट, लिखने का तरीका है, इसको इनिशियली A बोल दूं और फाइनली कितना बोल दूं? A माइनस एक्स। तो बताओ A क्या है? A C0 है। A माइनस एक्स क्या है? A माइनस एक्स C है, बराबर। T इज इक्वल टू 0 पे क्या कंसंट्रेशन था? A था। आफ्टर टाइम T क्या हो गया? A माइनस एक्स हो गया। तो बताओ X क्या चीज है फिर? X क्या चीज है फिर? A माइनस एक्स हो गया। तो X क्या चीज है? X वो अमाउंट है रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। X वो अमाउंट है रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। क्या बातें समझ पा रहे हैं? क्लियर? तो बताइए अपने पास इक्वेशन क्या थी? C0 माइनस C इज इक्वल टू KT। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूं क्या? बिल्कुल। कैसे मॉडिफाई करूंगा बताओ? C0 की जगह क्या लिख दूंगा? C0 की जगह क्या लिख दूंगा? A। और C की जगह क्या लिख दूंगा? A माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? KT। यहां से सॉल्व करो इसको, A से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू KT। ये भी एक फॉर्मेट है किसका? ये भी किसकी इक्वेशन है? तो ये भी जीरो ऑर्डर की इक्वेशन, बराबर। ये भी जीरो ऑर्डर की इक्वेशन है। अब पूछेगा इसमें x क्या चीज है, तो क्या बताओगे उसको? x समझा दोगे? क्या चीज है बताओ? क्या चीज है बताओ? x इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, which has been converted into product
इनटू प्रोडक्ट इन टाइम टी। क्या बात समझ पा रहे हैं? क्या बोल रहा है? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच हैज बीन, मतलब रिएक्टेंट का वो अमाउंट है, रिएक्टेंट का वो अमाउंट है जो कन्वर्ट हो चुका है टी टाइम में, किसमें? प्रोडक्ट में। बराबर, समझ गए बात? तो एक्स कौन है, समझ गए? ये भी इक्वेशन किसकी बताओ? ये भी किसकी इक्वेशन है? जीरो ऑर्डर की। और वो जो ये वाली पहले पड़ी थी, ये भी किसकी इक्वेशन है? जीरो ऑर्डर की। क्लियर? नेक्स्ट पे चलिए, स्लाइड नंबर 4, बढ़ते जाओ। स्लाइड नंबर 4 पे अगला पॉइंट जो आपको पढ़ना है वो हाफ लाइफ, आधी जिंदगी। आधी जिंदगी क्या होती है, कैसे डिफाइन होती है? इसको टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यह इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन है टी 50%। ये दो इसके नोटेशंस। क्या मतलब होता है जरा समझिए। आधी जिंदगी का क्या मतलब है कि आप जितने थे उसके आधे रह जाएं, जितने समय में आप, देखिए सिंपल सा लॉजिक है हाफ लाइफ का मतलब, आप जितने थे जितने समय में आप उसके आधे रह जाएंगे, मतलब आधे निपट जाएंगे, वो समय निकाल लीजिए, वो हाफ लाइफ है आपकी। जरा देखते हैं, जैसे मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन पहले कितना था? सी नॉट था। कुछ समय बाद मान लो घटते 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 सी नॉट बाई 2 बचे, सी नॉट बाई 2 बचे। तो जितने टाइम इंटरवल में ये सब हुआ, उस टाइम इंटरवल को निकाल लो। वो जो टाइम इंटरवल है वो कितना माना जाएगा? उसी को हाफ लाइफ बोलेंगे, राइट? तो क्या लॉजिक बना? इनिशियल कंसंट्रेशन जितना होता है उसका आधा बचे, आधा खत्म हो जाए, तो जितने टाइम इंटरवल में ये सब हो जाए उसको क्या बोलेंगे? टी हाफ। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे टी हाफ को जरा देखिए। आपके पास इक्वेशन क्या थी? सी नॉट माइनस सी इज इक्वल टू के टी। इसमें क्या करो, फाइनल कंसंट्रेशन की जगह, जो फाइनल कंसंट्रेशन सी होता है उसकी जगह पे क्या पुट कर दो? सी नॉट बाई 2। क्यों? क्योंकि उसने बोला ही ना जब सी कितना हो जाए, जब सी बिकम्स इक्वल टू सी नॉट बाई 2 हो जाए, तो समझ जाइए जो टाइम इंटरवल लगा है वो कौन है? जो टाइम इंटरवल लगा है वो कौन है? वो टी हाफ है, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पे सी है वहां पे क्या पुट कर देंगे भाई? सी की जगह पे क्या पुट कर देंगे? सी नॉट बाई 2 पुट कर दीजिए, सी की जगह सी नॉट बाई 2, तो ये जाएगा सी नॉट माइनस सी नॉट बाई 2 इज इक्वल टू के टाइम्स, और यहाँ पे टी की जगह पे बताओ क्या जाएगा? टी की जगह जाएगा टी हाफ। थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, तो बन जाएगा सी नॉट बाई 2 इज इक्वल टू के टी हाफ। ठीक है, यहां से टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी, टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी सी नॉट बाई 2 के। ये ठीक है। अब देखिए यहां से हाफ लाइफ की वैल्यू आपको मिल गई। अब देखिए हाफ लाइफ की वैल्यू मिलने के बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। इतना समझ में आ गया सबको? डन। 5 नंबर पे चल रहे हैं, नंबरिंग चलती जा रही है। देखिए 5 नंबर पेज तक आप पहुंच चुके हैं, तो मतलब पढ़ाई जोरदार तरीके से चल रही है। अभी आप समय देखिए तो घड़ी में समय सिर्फ हुआ है 9:48। तो मतलब थोड़ी देर हुई है पढ़ाई शुरू हुए, और कहां तक पहुंच गए समझ लीजिए आप। खटखट खटखट देखिए यहां तक पहुंचा दिया आपको। तो मतलब एकदम सीरियस स्टडी चल रही है कि नहीं चल रही भाई? यही यूएसपी है क्लास की। तो देखिए जीरो ऑर्डर कंटिन्यूज, हाफ लाइफ की, और बाकी जो जे है वो तो एक्सक्लूसिव है ही है। वो तो आप धरती में आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी सीरियस हो जाओ। सीरियस होने से नहीं आता वो दिमाग होने से आता है। अब देखिए हाफ लाइफ है सी नॉट बाई, सीरियस सब व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन टीवी सबका सही नहीं हो सकता है। अब देखिए टी हाफ इज इक्वल टू सी नॉट बाई 2 क्या आ चुका है? अब ये आपको एनालाइज करना होगा थोड़ा सा इसमें, कि ये इक्वेशन आपसे क्या कह रही है। देखिए यहाँ पे जो के है, यहाँ पे जो के है वो एक कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। तो बताओ यहाँ पे वेरिएबल क्या मेनली दो हैं? कौन कौन से? टी हाफ और सी नॉट, टी हाफ और सी नॉट। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो टी हाफ है वो सी नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हेलो, अगर ये 1/2 के ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट है, देखो यहां पर अगर देखा जाए तो 1/2 के पूरा फैक्टर कांस्टेंट है, तो अगर ये कांस्टेंट है तो फिर ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए। तो ये रिजल्ट आ गया। अब इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है जरा समझाओ। तो आप कहेंगे यार सी नॉट के ऊपर पावर क्या लगी है, इसका मतलब 1। अरे कुछ लिखा ही नहीं, अरे कुछ नहीं लिखा तो 1 ही तो लगी है ना। तो बताओ हाफ लाइफ किसके प्रोपोर्शनल है? हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल है सी नॉट पावर 1 के। इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपने कहां से आधा किया है? ध्यान दीजिए, सी नॉट अगर आप कम कर देंगे तो हाफ लाइफ भी कम हो जाएगी। यानी कि आपने कहां से आधा किया है, इस बात से हाफ लाइफ को फर्क पड़ता है कि आपने उसको कहां से आधा किया। समझ पा रहे हैं? जैसे 20 से आधा करके अगर आप 10 बनाएंगे और एक बार 10 से आधा करके 5 बनाएंगे तो आधा तो दोनों बार हुआ है। ध्यान सुनिए मेरी बात क्या बोल रहा हूं मैं। 20 से आधा करके आप किसी चीज को 10 बना दीजिए तो आप 20 से शुरू हुए थे, और 10 से आधा करके 5 बना दीजिए तो आप 10 से शुरू हुए थे। तो एक बार आपके इनिशियल क्या माना जाएगा? जब आप 20 से शुरू हुए तो 20 माना जाएगा, और जब आपने 10 से आधा किया तो 10 माना जाएगा। तो आपने कहां से शुरू किया आधा करना, उस पर भी डिपेंड करता है कौन, कि कितना टाइम लगेगा आधा होने में। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो आधी जिंदगी को इस बात से फर्क पड़ता है कि आपने उसको कहां से आधा किया। क्लियर है बात? अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन को, मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन को मैं आधा कर दूं, सपोज मैं आधा कर दूं,
तो क्या हाफ लाइफ भी पहले से आधी हो जानी चाहिए? हेलो, इनिशियल कंसंट्रेशन को अगर मैं आधा कर दूं तो क्या हाफ लाइफ भी पहले से आधी हो जानी चाहिए? क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कितने कोई बातें समझ में आ रही हैं? अब मैं अगर आपको एक सवाल लगवाऊं इस पर, अगर आपको वाकई बात समझ में आ गई, एक सवाल लगाइए तो समझ में आ जाएगा कि आप एक्टिंग कर रहे हैं या वाकई समझ पा रहे हैं। कई लोग समझने की एक्टिंग करते रहते हैं, हाँ बहुत बढ़िया तो समझते जाइए, एक्टिंग मत करिए। एक्टिंग से क्या होगा? 4a, यहां लिखा मैंने 2a, ध्यान से देखना ये 2a, मैं क्यों बोल रहा हूं ध्यान से भी वही बताऊंगा आगे। और यहां पे देखना ध्यान से a, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपसे कहता हूं कि यहां से यहां तक का जो टाइम लगा, यहां से यहां तक का जो टाइम लगा वो है t1, ठीक है। और यहां से यहां तक का जो टाइम इंटरवल लगा वो है t2। t2 किसी के नाम तो नहीं घर का? कि मेरे बारे में बात हो रही है, मेरा नाम लिया, मेरा नाम लिया। t1/t2 बताना है आपको, ठीक है। t1/t2 बताना है। तो देखिए t1/t2 जब बताना है आपको, तो कौन सी ऑर्डर चल रही है यहाँ पे? जीरो ऑर्डर। कौन सी ऑर्डर चल रही है? जीरो ऑर्डर, ठीक है। तो चलिए जीरो ऑर्डर में बात करते हैं, और जीरो ऑर्डर में आप ये रेशियो बताएंगे। अब आपके पास दो तरीके हैं, देखो, जब तक मैं नया कुछ ना बोलूं, अंडरस्टूड है जीरो ऑर्डर चल रही है ना। जब फर्स्ट ऑर्डर आएगी तो मैं हेडिंग डाल ही दूंगा वहां पे, तो अंडरस्टूड है सब जीरो ऑर्डर में चल रहा है, ठीक, ना लिखो तो भी। ये क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, कुछ समय बाद ये हो गया t1 टाइम बाद, और कुछ समय बाद कंसंट्रेशन घट के इतना हो गया। इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, 4a 4b जो भी मानना हो मान लीजिए, जनरल टर्म है। 4x 2x x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बताना, आपसे कह रहा है कि t1 यहां से यहां तक, t2 यहां से यहां तक, तो बताओ t1/t2 क्या होगा? फिर से मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, जरा ऑब्जेक्टिव है। फिर से मान लीजिए ऑब्जेक्टिव आपके सामने आ गया, आपको लगाना है इस बार। चलो 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है, चलो शुरू करें। अब देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं इस बार। इस बार होना चाहिए भैया सही सबका, इस बार सबका सही होना चाहिए। पीछे मैं आपको एक इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूं, क्योंकि तो इस बार उम्मीद की जा सकती है कि सबका सही हो। पचहत्तर प्रतिशत लोगों का सही हुआ अभी तक, 25% अभी भी गलत कर रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? शिवांग, निखिल, समृत, अब तो सही होना चाहिए ना भाई आपको। चलो नया मेथड नहीं समझ में आ रहा, पुराना वाला तो आता है। पुराना वाला क्या सिखाता? बताओ, पीछे कुछ सीखा था उसको यूज तो करो। क्या अपने पास दो मेथड है? दो मेथड हो गए। एक तो ये वाला तो है, देखो ये वाला तो है ना। क्या कहता है ये वाला? डिफरेंस निकालो, टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो, राइट। जिस रेशियो में डिफरेंस होगा कंसंट्रेशन का, जिस रेशियो में कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा, उसी रेशियो में टाइम इंटरवल का भी डिफरेंस होगा। क्या बोल रहा हूं, सुन पा रहे हैं? कंसंट्रेशन का डिफरेंस अपने करेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो रेशियो कंसंट्रेशन के दो अलग अलग डिफरेंसेस के बीच में होगा, वही रेशियो उनके दो अलग अलग करेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के बीच में भी होगा। खत्म हो गई बात। अब बताइए, अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आप यहां पे कहेंगे यहां से यहां तक का कंसंट्रेशन का डिफरेंस निकाल लेंगे। कितना डिफरेंस है बताओ? अगर आप बिल्कुल पुराने तरीके से चलें तो यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है? 2a। और यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है? a। हेलो, 2a a का डिफरेंस कितना होता है? a। और 4a 2a का 2a, और 2a और a में जो रेशियो होगा 2a, इस डिफरेंस और इस डिफरेंस में जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 2:1। तो टाइम इंटरवल में भी वही रेशियो हो जाएगा 2:1। तो आंसर क्या आना चाहिए? 2:1। कितनों को बात समझ में आ गई? ये कौन सा तरीका बताया मैंने आपको? मेथड नंबर 1। ये जो हरे पेन से बता रहा हूं, ये कौन सा तरीका? मेथड नंबर 1। ये क्या पीछे पढ़ चुके हैं? ये क्या पीछे सीख चुके हैं? तो ये तो जनरल तरीका है, तो जगह लग रहा है, समझ में आ रही बात। मतलब इस सवाल को भी आप उस तरीके से निपटा सकते हैं। अच्छा, एक नया तरीका सीखिए, क्योंकि आपने यहाँ पे हाफ लाइफ पढ़ी है, तो एक नया तरीका सीखिए। नया तरीका, मेथड नंबर 2 सुनना। मेथड नंबर 2 यहां नीचे बता रहा, देखना। कहता कि 4a था, 4a से कोई चीज 2a हो गई। बताओ, 4a से अगर कोई चीज 2a हो गई तो क्या आधी हो गई? 4a से 2a हो गई तो क्या आधी हो गई? तो क्या इसको हाफ लाइफ बोल सकता हूं मैं? जो समय लगा, क्या उसको मैं हाफ लाइफ बोल सकता हूं? हेलो, जो समय लगा, क्या मैं उसको हाफ लाइफ बोल सकता हूं? भाई आधा हो गया ना, 4a से 2a हो गया तो आधा हो गया, तो हाफ लाइफ है। कौन सी हाफ लाइफ है? पहली हाफ लाइफ, तो उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट हाफ लाइफ। फिर बताना, 2a से कोई चीज घट के a रह गई, 2a से a, 2a से a तक जाओ तो क्या फिर से आधा हो गया? देखो 2a था, a हो गया तो फिर से आधा हो गया, और फिर से आधा हो गया, तो क्या इसको भी हाफ लाइफ बोलूंगा मैं? 2a से अगर a हो गया तो आधा हो गया ना दोबारा से, तो इसको भी हाफ लाइफ बोलूंगा। लेकिन ये दूसरी बार आधा हुआ तो इसे क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा सेकंड हाफ लाइफ। दूसरी वाली है, अगली नेक्स्ट हाफ लाइफ है। समझ में आ रही बात? फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ।
बताइए क्या दोनों हाफ लाइफ बराबर होंगे? क्या फर्स्ट हाफ लाइफ, ये वाला टाइम इंटरवल फर्स्ट हाफ लाइफ और ये वाला टाइम इंटरवल सेकंड हाफ लाइफ, क्या दोनों बराबर होंगे? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्यों बराबर नहीं होंगे? तो आप कहेंगे क्योंकि हाफ लाइफ को इस बात से फर्क पड़ता है, मैंने आपको पहले बताया था, जीरो ऑर्डर में जो आधी जिंदगी होती है उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि आपने उसको कहां से अदा किया है। जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ को इस बात से फर्क पड़ता है कि आपने उसको कहां से अदा किया है। आपने उसको 4A से अदा किया है या आपने उसको 2A से अदा किया है। समझ पा रहे हैं? इनिशियल क्या था, शुरुआत कहां से की थी, उस पर उससे फर्क पड़ता है। बताना, जब मैं पहली हाफ लाइफ काउंट करूंगा तो क्या मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, देखो यहां से, और जब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो क्या इनिशियल 4A है, देखो चेक करो। जब फर्स्ट हाफ लाइफ की काउंट होगी तो यहां से स्टार्ट होगा और यहां से स्टार्ट होगा तो क्या इनिशियल 4A है। क्लियर? तो ये C0 कितना है फर्स्ट हाफ लाइफ का, 4A। फिर बताइए सेकंड हाफ लाइफ की काउंटिंग क्या आप यहां से शुरू करेंगे, यहां से, और जब यहां से शुरू करेंगे तो उसका इनिशियल क्या माना जाएगा, 2A। तो बताइए दूसरी हाफ लाइफ का इनिशियल कौन, 2A। पहली हाफ लाइफ का इनिशियल कौन, 4A। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो बताओ इनिशियल कंसंट्रेशन यहां 4A था फर्स्ट हाफ लाइफ में, सेकंड हाफ लाइफ में 2A हो गया, तो क्या इनिशियल कंसंट्रेशन पहली हाफ लाइफ से जब मैं सेकंड पे जाता हूं तो क्या इनिशियल कंसंट्रेशन पहले से आधा हो गया? क्या इनिशियल कंसंट्रेशन 4A से 2A हो गया, मतलब पहले से आधा हो गया? और अगर इनिशियल कंसंट्रेशन पहले से आधा हो गया तो क्या हाफ लाइफ भी पहले से आधी हो जाएगी? हाफ लाइफ भी पहले से आधी हो जाएगी, मतलब पहले जितनी थी अब उससे आधी हो जाएगी। कितनों की बात समझ में आ गई? और पहले जितनी थी उससे आधी हो जाएगी, तो बताना अगर पहले मैं बोलता हूं पहले तुम 40 थी, पहले अगर तुम पहली वाली हाफ लाइफ 40 थी तो क्या अगली वाली 20 हो जाएगी? हेलो, पहले से आधी होने का मतलब समझ पा रहे हैं? पहली वाली 40 है तो क्या अगली वाली 20 हो जाएगी? कहीं 40 कैसे पता चला तुमको? एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं, कई लोग एग्जाम्पल बोलते हैं पुल मत करना, एग्जाम्पल है, बराबर। तो क्या बोलेंगे बताना, 40 पहली वाली थी तो अगली वाली 20 हो गई, तो बताना पहले से आधी हो गई। क्यों आधी हो गई? क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन पहले से आधा हो गया। मैंने आपको क्या बताया, जब इनिशियल कंसंट्रेशन पहले से आधा हो जाता है तो हाफ लाइफ भी पहले से आधी हो जाती है। समझ पा रहे हैं? तो इनिशियल कंसंट्रेशन 4A से 2A हो गया, तो हाफ लाइफ भी पहले अगर 40 थी तो अगली वाली 20, पहली वाली 40 तो अगली वाली 20, तो रेशियो क्या हो गया, 2:1। पहली वाली 40 तो अगली वाली 20, तो रेशियो क्या हो गया, 2:1। क्या यहां से भी आंसर आ रहा है? क्या आपके पास दो मेथड आ चुके हैं? क्या ये मेथड नंबर 2 समझ में आ गया आपको? और मेथड नंबर 1 तो मैंने आपको पहले बता दिया। अरे कीबोर्ड तो तोड़ डाला करो कभी जिंदगी में, क्या करोगे इतना कीबोर्ड लेकर के? हाँ, पटाख के मारो एकदम। यस, चलिए, तो दो मेथड समझ में आ गया आपको, दो मेथड डन, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड। मेरे को एक बात बताना, दो मेथड कौन कौन से बताया मैंने आपको? पहला मेथड कौन सा बताया, बताओ। अच्छा एक बात बताना, पहली वाली हाफ लाइफ अगर 40 है, दूसरी वाली 20 है, तो उसकी अगली वाली क्या होगी? अगर मान लो पहली वाली हाफ लाइफ 40 है तो दूसरी वाली हाफ लाइफ 20 है, तो अगली वाली हाफ लाइफ क्या होगी? क्या अगली वाली 10 होगी? हेलो, क्या अगली वाली 5 होगी? अगली वाली 2.5 होगी? तो बताइए, जब आधी जिंदगी ही आधी होने लगे, जब आधी जिंदगी ही आधी होने लगे, तो आप समझ जाइए आप जीरो ऑर्डर के शिकार हैं। जब आधी जिंदगी ही आधी होने लगे तो समझ जाइए आप जीरो ऑर्डर के शिकार हैं। समझ पा रहे हैं? तो आपकी जिंदगी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन बन चुकी है। तो आधी जिंदगी आधी होती जाती है लगातार। तो पहली वाली 40 तो अगली वाली 20, तो अगली वाली 10, तो अगली वाली 5, तो अगली वाली 2.5। अब ये मत बाद में पूछने आना 40 कहां से पता चला तुम्हें, बता चुका हूं मैं आपको, एग्जाम्पल है। आप 80 मान लो, मैं समझने के लिए लिया हुआ। ठीक बात, आपको 80 पसंद है, आप 80 मान लो, समझने के लिए। रेशियो ही तो निकालना है। अभी भी देखिए, वही मैं कह रहा हूं, रेशियो ही तो है, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में रेशियो ही तो है, चलता है। चलिए एक बात आपको और बताता हूं। अभी तक आपने दो बातें समझी इंपॉर्टेंट। पहले इंपॉर्टेंट बात, जीरो ऑर्डर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? कंसंट्रेशन का डिफरेंस अपने करेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट बात। दूसरी बात, आधी जिंदगी लगातार आधी होती चली जाती है, दूसरी बात। ये दो पहचान के तरीके हैं, किसके? किसके? जीरो ऑर्डर के। तो जीरो ऑर्डर को आप दो तरीके से पहचान सकते हैं। पहला, कंसंट्रेशन का डिफरेंस अपने करेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा, जो हाफ लाइफ है वो अपने इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए, यानी कि आधी जिंदगी लगातार आधी होती चली जाती है। अब मेरे को एक बात बताना, ये वाला जो सवाल था, इसके पहले जो आपने ये सवाल लगा, इसमें कितने मेथड लगे? इस वाले में कितने लगे? इस वाले में क्या दो मेथड लगे? देखो, इसमें दो मेथड लगे। बताना क्या ये दोनों मेथड यहां लग जाएंगे? यहां लग जाएंगे क्या दोनों मेथड? एक तो लग ही रहा है, एक तो लग ही रहा है। क्या वो हाफ लाइफ वाला यहां लग जाएगा? तो जवाब है नो, हाफ लाइफ वाला यहां नहीं लग पाएगा। क्यों? क्यों लग पाएगा हाफ लाइफ वाला यहां पे? एक बार चैट ओपन करता हूं, सब लोग आएंगी। हाफ लाइफ वाला यहां क्यों नहीं लग पाएगा, समझ पा रहे हैं क्या? क्यों नहीं लग पाएगा हाफ लाइफ वाला यहां पे? क्योंकि ध्यान दीजिए, यहां आधा हो ही नहीं रहा है, यहां आधा हो ही नहीं रहा है। ध्यान दीजिए, हाफ लाइफ वाला मेथड तब लगाओगे जब कोई चीज आधी भी तो हो रही हो। 4A से कोई चीज 3A हो गई तो क्या आधी हो गई? 4A से 3A हो गई तो क्या आधी हो गई? नो।
3a से a हो गई तो क्या आधी हो गई? नो, तो आधा हो ही नहीं रहा, तो हाफ लाइफ वाला मेथड कहां से लगाओगे? समझ पा रहे हैं मामला? यहां क्यों लगा दिया था हाफ लाइफ वाला मेथड? क्योंकि 4a से 2a हो रहा था, आधा हो रहा था। तो बताइए कौन सा मेथड जनरल है, बिल्कुल जो हर जगह लग जाता है? मतलब ऐसा कौन सा मेथड है जो हर जगह लग जाता है? तो कहेंगे ये वाला कॉमन मेथड है, ये हर जगह, ये तो बिल्कुल बेसिक इक्वेशन से आया है, तो ये तो हर जगह लगेगा। ये डिफरेंस वाला कंसेप्ट हर जगह लगा सकते हैं, लेकिन हाफ लाइफ वाला कंसेप्ट हर जगह नहीं लगा सकते। हाफ लाइफ वाला वहीं लगा सकते हैं जहां पे वो वाकई आधा हो भी तो रहा हो। कितनों को बात समझ में आगे? डन है, चले आगे। ये डिफरेंस समझना जरूरी है, हर जगह हर चीज लगा के नहीं चले आने। चलिए 6 नंबर स्लाइड पे चल रहा हूं, नंबरिंग करता जा रहा हूं आपके लिए। 6 नंबर, अगले पॉइंट पे चले। हाफ लाइफ समझ में आपको आ गया कायदे से। अब मैं ग्राफ की तरफ थोड़ा सा बढ़ लेता हूं, है ना, ग्राफ की तरफ। देखिए ग्राफ्स की तरफ अगर आप चलें तो ग्राफ बनाने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? कहीं पेन हो जाए, कॉपी हो जाए तो बना दूंगा। इक्वेशन भी तो होनी चाहिए ना। तो पहली चीज है इक्वेशन होनी चाहिए। पेन कॉपी लेके तो बाद में आओगे ना, पहले इक्वेशन लो। ये आ गई इक्वेशन। बताइए ये इक्वेशन है तो एक ग्राफ बन जाएगा। अब जो ग्राफ बनाएंगे उसको जरा समझिए। यहां पे वेरिएबल मेन कौन है बताओ? वेरिएबल है सी और टी। देखिए एक वेरिएबल है सी और एक वेरिएबल है मेन टी। सी नॉट तो आप इनिशियली फिक्स कर देते हैं, 2 मोल 4 मोल 5 मोल, के तो कांस्टेंट ही रहता है। तो मेन वेरिएबल दो है, सी और टी। जब भी आप कोई रिएक्शन लेते हैं तो उसमें इनिशियल कुछ मोल फिक्स कर देंगे ना। तो बताइए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक वेरिएबल को एक साइड ले जाओ, दूसरे को दूसरी साइड। सी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट, ऐसा लिख सकते हैं, माइनस के टी प्लस सी नॉट। अब बताओ वाई एक्सिस में किसको लूंगा? वाई पे किसको लूंगा? कंसंट्रेशन को। तो वाई पे लूंगा कंसंट्रेशन को, और एक्स एक्सिस पे किसको लूंगा? टाइम को। तो बताओ फिर ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? माइनस के क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा स्लोप। और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इंटरसेप्ट। अब दो चार क्या पूछने आते हैं पता है? करिए ये वाला ये सी यहां कैसे आ गया? ये तो यहां था। अरे भैया ये कंसंट्रेशन था चाचा, ये तो कंसंट्रेशन था। और ये क्या लिख रहा हूं मैं? ये इंटरसेप्ट लिख रहा हूं, छोटा सा सी। समझ पा रहे हैं? तो छोटा सी ये सी नॉट की जगह लिखा हुआ है। समझ में आ रही बात? तो ये इंटरसेप्ट है छोटा सी। तो बताइए y इक्वल टू mx प्लस सी इक्वेशन बन गई। क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए? ऐसी इक्वेशन बन गई। तो बताइए ग्राफ कैसा बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। तो पहले तो ये डिसाइड करिए, करिए आगे बढ़ने से पहले नेचर कैसा है। आगे बढ़ने से पहले ये जरूर जानिए अगले जीवन में नेचर कैसा है। नेचर सही होना चाहिए, नहीं दिक्कत होती है। ठीक है, तो बताना y इक्वल टू mx प्लस सी आ गया, और स्ट्रेट लाइन बनेगा, इंटरसेप्ट आएगा, स्लोप आएगा। स्लोप कैसा है देखो, माइनस के लिख लो यहां पे। स्लोप कैसा है देखो, स्लोप है m, है ना, m की वैल्यू माइनस के हमेशा पॉजिटिव ही होता है, रेट कांस्टेंट है। तो माइनस लग गया तो नेगेटिव। तो स्लोप कैसा हो गया बताओ? क्या स्लोप नेगेटिव आएगा? तो आपको नेगेटिव स्लोप का ग्राफ बनाना है। अच्छा दूसरी बात क्या बताओ? इंटरसेप्ट कैसा है? इंटरसेप्ट चेक करो। इंटरसेप्ट अगर चेक करें तो इतना तो समझते होंगे ना मैथ्स। इंटरसेप्ट देखो ये सी, छोटा सी, इसकी वैल्यू क्या है? सी नॉट। तो इंटरसेप्ट सी नॉट है। बताइए इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट है, और वो तो पॉजिटिव होता है भाई, कंसंट्रेशन तो पॉजिटिव ही लोगे ना। तो इंटरसेप्ट कैसा होगा? इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो क्या बनाना है आपको? स्ट्रेट लाइन। कैसी स्ट्रेट लाइन बनानी है? नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव इंटरसेप्ट। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो सब लोग जानते होंगे ना भाई। हेलो, स्ट्रेट लाइन 10वीं क्लास पढ़ा, इतना समझते, इतनी में सभी बात है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे नेगेटिव स्लोप विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव इंटरसेप्ट। चलें नेक्स्ट पे चलें, 7 नंबर ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ग्राफ में क्या लिया यहां पे देखो, यहां पे लिया वाई एक्सिस पे सी, और यहां पे एक्स पे क्या लिया? समय, जो कि परिवर्तनशील है, इसीलिए वो हमेशा है। देखिए ग्राफ कैसा बनेगा, अगर आपसे कोई पूछे ग्राफ कैसा बनेगा तो ग्राफ कैसा बताएंगे? तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। अब बताइए स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर आप बना रहे हैं ऐसा, तो ये कैसा ग्राफ बना रहे हैं? नेगेटिव स्लोप है क्या इसका? स्लोप कैसे दिखाते हैं, समझ पाते हैं? स्लोप कैसे निकालते हैं? मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, तो आप क्या कहेंगे? स्लोप कैसे निकालते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ध्यान दीजिए कई लोग बोल देते हैं एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस तो दो होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आप किधर से देखेंगे? देखिए इधर वाली कौन सी एक्सिस है? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इधर वाली कौन सी है? देखो ये वाली होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर वाली कौन सी होती है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो आप स्लोप कहां से मेजर करते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ध्यान दीजिए हमेशा स्लोप कहां से मेजर होगा? यहां से। एक सवाल भी कोई मुझसे पूछ रहा था कि स्लोप नहीं मेजर हो रहा, तो भैया स्लोप ऐसे मेजर होता है, देखो ऐसे, ये थीटा निकाला जाता है। ये ना देख लेना थीटा, थीटा ऐसे मेजर किया जाता है। समझ पा रहे हैं? ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्लोप हमेशा जिंदगी में कुछ बातें सीखिए बेसिक। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ये वाली, और इससे एंटी क्लॉकवाइज जाओ, तब तक जाओ जब तक आपको लाइन ना मिल जाए। लाइन मिल गई, थीटा निकाल लो, उसका टेन थीटा ले लो, और जो टेन थीटा आएगा वही उसका स्लोप होगा। बराबर?
अगर थीटा आपको 90 डिग्री से बड़ा मिल रहा है ऐसा, तो टेन थीटा नेगेटिव में आपको मिल जाएगा, समझ पा रहे? तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है बात? हेलो, चले। अब मेरे को एक बात बताना, नेगेटिव स्लोप का ग्राफ बनाना था आपको, देखो चेक कर लो, नेगेटिव स्लोप का ग्राफ बनाना, तो नेगेटिव स्लोप का ग्राफ बना दिया। देखो पॉजिटिव इंटरसेप्ट रखना था, तो इंटरसेप्ट कहां मिलता है? देखो इंटरसेप्ट ये मिलता है, देखो यहां कट किया, देखो ये इंटरसेप्ट। क्लियर? तो देखो पॉजिटिव इंटरसेप्ट ले लिया। इतनी बात सबको समझ में आ गई भाई? तो एक स्ट्रेट लाइन बना दिया मैंने, नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव इंटरसेप्ट। ये बात बताना जरा, क्या ये ग्राफ इसके पीछे जाएगा? इधर बढ़ाने कोई दिक्कत? क्या इधर बढ़ाने कोई दिक्कत? बताओ इधर जाएगा क्या? क्या यहां पे ग्राफ जाएगा कि नहीं जाएगा? क्वेश्चन मार्क। बताओ यस और नो, जल्दी से बताओ। चैट ओपन कर दी, जवाब है नहीं। अच्छा नीचे जाएगा? नीचे 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 भी नहीं जाएगा। क्यों बताइए? इस तरफ क्यों नहीं जाएगा? इस तरफ ग्राफ इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि साहब जो टाइम है, टाइम 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 निगेटिव नहीं होता है, समय हमेशा आगे ही बढ़ता है। समय ही एक ऐसी चीज है दुनिया में जो हमेशा आगे बढ़ती है, समझ पा रहे हैं? कभी पीछे नहीं आती है। तो देखिए यहां पे आप क्या कहेंगे, ये समय निगेटिव हो नहीं सकता, तो ग्राफ इसके पीछे जा ही नहीं सकता। तो आप क्या बोलेंगे? समय निगेटिव हो नहीं सकता, तो यहां हम जा नहीं सकते, और यहां जा नहीं सकते तो ग्राफ यहां बनी नहीं, डिफाइन ही नहीं ग्राफ यहां। क्लियर है पॉइंट? अच्छा बता रहे नीचे जाएगा क्या? नीचे यहां नीचे जाएगा क्या? ये सही है क्या? ये वाला पोर्शन ये हो सकता है क्या? कहेंगे ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन भी निगेटिव नहीं हो सकता, कंसंट्रेशन भी निगेटिव नहीं हो सकता, बराबर? निगेटिव में आप कंसंट्रेशन नहीं ले सकते, तो कंसंट्रेशन की वैल्यू भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो बताइए कंसंट्रेशन भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो क्या बोलेंगे आप? कहेंगे अरे कंसंट्रेशन -2 थोड़ी ले लोगे, -2 मोल ले लोगे क्या किसी के? पॉसिबल नहीं है। तो आप कहेंगे ग्राफ यहां भी नहीं पॉसिबल है। क्लियर? तो बताओ ये भी नहीं, तो ये भी नहीं, ये भी हटा दो। अब बताओ ग्राफ क्या इतने में पॉसिबल है? केवल ये जो बना हुआ है। अब मेरे को एक बात बताना, क्या ग्राफ यहां तक आएगा, मतलब यहां तक आएगा, या फिर इसके ऊपर यहीं कहीं रुक जाएगा? यहां रुक जाएगा, यहां रुक जाएगा, या यहां तक आएगा? और क्या यहां तक जाएगा, या फिर यहां रुक जाएगा, यहां रुक जाएगा? सवाल समझ पा रहे हैं? मतलब आपसे पूछ रहा है क्या ग्राफ ऐसा बनना चाहिए यहां तक केवल, या फिर पूरा यहां तक आना चाहिए और यहां तक जाना चाहिए? तो बताओ ऊपर यहां पे कट करेगा कि नहीं करेगा? पहले ये बताओ। तो आप कहेंगे यहां कट करेगा, बिल्कुल कट करेगा। क्यों? उसको समझा दो, हर तरीके से समझा सकते हैं, आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका ये बता सकते हैं कि देखो इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव। देखो पीछे बताया इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव। तो इंटरसेप्ट तो लाओगे ना पॉजिटिव, तो ले आए देखो पॉजिटिव। ये देखो ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। कितना इंटरसेप्ट है? ये हाइट कितनी होगी बताओ? C0। ये कितनी हाइट होगी? C0। चेक करो इसको, हाइट को, ये इंटरसेप्ट है, ये C0 है, चेक कर लिया। डन। एक तरीका। दूसरा तरीका, t इज इक्वल टू 0 पुट कर दो इक्वेशन में, t इज इक्वल टू 0। उससे को भाई साहब जब समय 0 लोगे तो इनिशियल कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन ही तो प्लॉट कर रहे हो, तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा? C0। और इनिशियल कंसंट्रेशन C0 होगा तो ग्राफ यहां कट करेगा, यहीं से शुरू होगा ग्राफ। तो ऐसे भी समझा सकते हैं। क्या दो तरीके समझ में आ गई बात की? ऊपर से शुरू होगा ग्राफ, तो ग्राफ यहां से शुरू होगा। अब मेरे को बताना क्या यहां तक जाएगा, यहां तक जाना चाहिए क्या ग्राफ को ऐसे, या फिर यहीं पे रुक जाना चाहिए? नीचे तो नहीं आएगा, क्या यहां तक जाएगा कि नहीं जाएगा? ये कैसे तय करते हैं कि यहां तक यहां से शुरू होगा? तो समझ में आ गया। देखो समय जब बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, देखो समय बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता है, तो कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है? देखो कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है, ये C0 से धीरे 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 गिरता जा रहा है। देखो कंसंट्रेशन नीचे की तरफ आ रहा है, तो यानी कि समय के साथ कंसंट्रेशन गिरेगा। सवाल उठता है यहां तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा ग्राफ? ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहां तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा ग्राफ, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। कभी भी जिंदगी में आपसे पूछ ले ग्राफ यहां तक पहुंचेगा कि नहीं, तो उसको कैसे समझाओगे? क्या बताओगे उसको? क्या बताओगे उसको? अब कई लोग कहते हैं, कई लोग कहेंगे पहुंचेगा, कुछ लोग कहेंगे नहीं पहुंचेगा। रीजन पूछ लो तो कह देंगे मेरे को ऐसा लगता है। लगने से क्या होता है? तुम्हारे लगने से क्या हो जाता है? तुम्हारे लगने से दुनिया थोड़ी चलती है साहब। होता क्या ये बताओ ना। साइंटिफिक बातें करिए, मतलब मैथमेटिक्स की बातें कर रहे हैं आप, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो मतलब लगने से नहीं होता है कुछ भी। यहाँ पे होता है तो होता है, नहीं होता है नहीं होता है। मेरे लगने से तुम्हारे लगने से कुछ नहीं होता। आप सुनना ध्यान से, मैं कहता हूं कि चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ग्राफ यहां तक आया। अगर मान लो ग्राफ यहां तक आया तो यहां क्या हो जाएगा बताओ? इस जगह पे हो क्या रहा है ऐसा कि हमें बड़ी दिक्कत हो रही है सोचने में? बताओ ये कंसंट्रेशन पहले C0 था, घटते 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 अगर यहां तक पहुंच गया तो क्या यहाँ पे 0 हो गया? देखो कंसंट्रेशन ये जो था यहाँ घटते 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 क्या 0 हो गया? तो मैं चेक करूंगा क्या C की वैल्यू कभी 0 हो पाएगी? अगर C की वैल्यू कभी 0 हो पाएगी, ऐसा एक फाइनाइट टाइम आ जाए, ऐसा एक फाइनाइट टाइम आ जाए, तो ग्राफ यहां पे कट करेगा। हेलो, मैथ्स की बातें करता है तो कभी मैथ्स भी बहुत जानता है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा मैथ्स जानता है। कभी जमाने में कभी मैथ्स भी पढ़ाया करता था, समझ पा रहे हैं? तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, C की वैल्यू को आप 0 डाल दीजिए। जब C की वैल्यू को आप 0 डालेंगे
है ना। तो जो समय आएगा वो समय अगर फाइनाइट आ जाए, तो आप कहेंगे कि हाँ ऐसा एक समय मिलेगा जिसके बाद कंसंट्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक बात है। तो मैं ये लॉजिक लगाता हूं। मैं क्या कहूंगा कि सी की वैल्यू को जरा जीरो डाल के देखो, ध्यान सुनना जरा। सी की वैल्यू को जीरो डाल के देखो। कहां जीरो डालोगे? इक्वेशन में जिसका ग्राफ बना रहे हो। इक्वेशन क्या भैया अपने पास? सी नॉट माइनस सी इज इक्वल टू के टी। इस इक्वेशन में जरा सी को जीरो डालो, इसको जीरो जैसे ही डालोगे बताओ क्या हो जाएगा? सी नॉट माइनस शून्य इज इक्वल टू के टी। क्या एक समय मिल रहा है आपको? के टी इज इक्वल टू सी नॉट आ गया, तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ यहां से? सी नॉट बाई के, बराबर। अब बताइए मेरे को एक बात बताना, क्या ये समय फाइनाइट है? बिल्कुल है। कैसे? देखो ये सी नॉट कैसा है? सी नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन कैसा होता है? कुछ डेफिनेट होगा या इनडेफिनेट होगा? डेफिनेट समझते हो ना? कहने वाला नाम डेफिनेट है कि हमको पता है हमको क्या करना है। तो बताना सी नॉट क्या है? फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब कुछ वैल्यू होगी उसकी। फाइनाइट मतलब कुछ वैल्यू होगी, 2 3 4 5। बताना के कैसा है? के भी कैसा है? रेट कांस्टेंट तो फाइनाइट होगा ना, इनफाइनाइट थोड़ी होगा। तो ये भी फाइनाइट है, कुछ वैल्यू होगी 2 3 4 5। तो बताना ऊपर भी फाइनाइट नीचे भी फाइनाइट, तो रेशियो भी फाइनाइट। यानी कि टाइम इंटरवल जो है क्या उसकी एक फाइनाइट या डेफिनेट वैल्यू आएगी? हेलो, क्या इस टाइम इंटरवल की एक फाइनाइट वैल्यू आई या नहीं आई? और टाइम इंटरवल की अगर एक फाइनाइट वैल्यू आ गई तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा समय जरूर आएगा इसकी जिंदगी में, कोई ना कोई ऐसा फाइनाइट समय जरूर आएगा जिसके बाद ये कंसंट्रेशन यहां पे जीरो हो जाएगा। क्योंकि सी को जीरो डालने पे मेरे को जो समय मिला है वो कैसा है? वो फाइनाइट है। इस समय को नाम क्या दूंगा? इसको बोलूंगा टी 100%। इसको क्या बोलूंगा? टी 100%। इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है इसका? टी कंप्लीशन। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कंप्लीशन क्यों बोल रहे हैं? ध्यान दीजिए, ये था यहाँ पे सी नॉट और घटते घटते जीरो हो गया तो क्या खेल खत्म हो गया? और जब खेला खत्म हो गया तो क्या बोलेंगे? खेल खत्म, यानी कि कंप्लीट। कंप्लीट हो गया तो ये कौन सा समय है? खेल खत्म होने में लगने वाला समय। इसी को बोला जाता है टी 100%। टी 100% का मतलब सब कुछ समाप्त हो चुका है। क्या वो समय जो निकाला आपने, क्या वो फाइनाइट आया है? अगर ध्यान दीजिए यही समय अगर इनफाइनाइट आ जाता, अगर मान लो सी को मैं जीरो डालूं कभी किसी और ऑर्डर में, जैसा कि जीरो ऑर्डर में डालने में फाइनाइट आया है, अगर किसी और ऑर्डर में सी को जीरो डालने पे इनफाइनाइट आ जाता, समय कैसा आ जाता? इनफाइनाइट आ जाता। अगर तो मैं कहता कि यहां कट नहीं करेगा। अगर यही समय इनफाइनाइट आ जाता तो मैं कहता यहां पे कट नहीं करेगा। ये समय फाइनाइट आ गया तो कहूंगा यहां कट करेगा। टेक्निकल समझ पा रहे मामला? मैथ्स बताता है कई लोग दावा करते हैं उन्हें मैथ्स आती है। समझ पा रहे? अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है, मतलब पूरी तरीके से। तो अभी धीरे धीरे मतलब जो है माहौल और जहरीला होता जाएगा। अब देखिए मैं क्या कहता हूं साहब, अगर ये समय फाइनाइट आ गया तो इसका मतलब कट करेगा, और अगर फाइनाइट नहीं आया, इनफाइनाइट आ गया तो ये कट नहीं करेगा। ये लॉजिक है यहाँ पे ग्राफ को चेक करने का। अब आप उससे कहेंगे ठीक है अगर ये फाइनाइट आ गया तो ये कट करा दो। इस टाइम को क्या बोलेंगे बताओ? यहां से यहां तक ये टाइम इंटरवल, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टी 100%। क्या बोलेंगे? ये टाइम इंटरवल जो निकाला है इसको बोलेंगे टी 100%। इस टाइम इंटरवल को क्या बोलेंगे? टी 100%। टी कंप्लीशन भी बोल सकते हैं आप इसको। इसकी वैल्यू कितनी आई? सी नॉट बाई के। इसकी वैल्यू कितनी आई? सी नॉट बाई के। क्या समझ में आ रही बात? इतना काम डन। चले नेक्स्ट में। अंगूठा दिखा दिया करो यार, अंगूठे से समझ में आ जाता है आप लोग के। चलो नेक्स्ट पे चले, 8 नंबर। तो ये कंसेप्ट क्लियर रखिए तभी आगे बात बन पाएगी। अब देखिए ये सब काम हो जाने के बाद अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। एक सवाल आपको दे देता हूं, या चलो पहले सवाल बाद में देता हूं, पहले एक और बात बता देता हूं, फिर सवाल लास्ट में दूंगा। मान लो आपसे कहता है एक आपने निकाला टी 50%, अभी निकाला था, कितना आया था? पीछे देख लो, ये देखो टी 50, टी हाफ का मतलब क्या? टी 50%, आधी जिंदगी, सी नॉट बाई 2 के। और अभी आपने लिखी वो कितनी है? सी नॉट बाई के। कुछ चमका क्या? और देखते हैं भाई, एक कह रहा आधी जिंदगी है सी नॉट बाई 2 के, पीछे निकाला हुआ है, और एक कह रहा है कि पूरी जिंदगी निकालो तो वो आ जाती है सी नॉट बाई के। अब मेरे को बताना, अगर आप दोनों को देख पा रहे हैं ध्यान से, तो क्या दोनों में कनेक्शन है? दोनों में क्या कनेक्शन बताओ? जो कंप्लीट लाइफ है टी 100%, क्या वो डबल है इसकी? इसको डबल कर दो, इसका डबल कर दो, इंटू 2 कर दो तो ये आ जाएगा। यानी कि टी 50% की क्या डबल है वो? अब सवाल उठता है, यानी कि पूरा कंप्लीट होने में लगने वाला समय, अगर आपसे कोई पूछे पूरा कंप्लीट होने में लगने वाला समय, कोई रिएक्शन है, मान लो जीरो ऑर्डर, ये सब जीरो ऑर्डर के अंदर चल रहा है। अभी फर्स्ट ऑर्डर का नाम भी नहीं लिया मैंने।
बताइए किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पूरा खेल खत्म होने में लगने वाला जो समय होगा, क्या वो उसकी हाफ लाइफ में लगने वाले समय का 2 गुना समय होगा? अब मेरे से कोई पूछे कि कौन सी हाफ लाइफ का 2 गुना, कह रहे ऐसा क्यों बोल रहे हो, कौन सी हाफ लाइफ? क्योंकि जो जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ होती है वो खुद बदलती रहती है। कह रहे ये कब हुआ? कुछ समय पूर्व की बात है, आप देखिए, क्या जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ खुद वेरिएबल होती है? कैसे? पहली वाली 40 तो अगली वाली 20 तो अगली वाली 10। अरे हेलो, याद आया? अगली वाली 5 तो अगली वाली 2.5। क्या आधी जिंदगी लगातार खुद आती होती रहती है। तो सवाल उठता है कौन सी हाफ लाइफ का डबल करूं इसमें से कि आपको 100% वाला टाइम मिल जाए? समझ पा रहे कौन सी हाफ लाइफ का? क्योंकि हाफ लाइफ कांस्टेंट तो है नहीं, हाफ लाइफ तो लगातार चेंज हो रही है। तो कौन सी वाली हाफ लाइफ का डबल करूं, ये सवाल है। इसको समझने के लिए जरा फिर से एक स्लाइड लीजिए, 9 नंबर। मान लो मैं आपसे एक सवाल देता हूं, क्वेश्चन अभी अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सी वाली। देखो ये 4 है, मैं बार बार आपसे बोलता ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये ए है, ये 2 है। इसीलिए बोलता था क्योंकि ये 0 है। देखिए ये ए नहीं है, ए ऐसा बनता भी है, नीचे पूंछ होती है, तो ये 0 है। फिर से बोलो, लेकिन अभी भी देखना कई लोग गड़बड़ी करेंगे, 0 की जगह ए लिख लेंगे। ये क्या है? ये 0 है। अभी तक ये ए हुआ करता था, अब ये 0 है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, अब ये 0 है तो 4a से गया 2a, दिख रहा है? 4a से गया 2a, कितना टाइम लगा? मान लो T1। फिर आपसे कहता है 2a से गया 0, ए नहीं, ए नहीं, कितना? 0, टाइम लगा T2। आपको बताना है T1/T2 क्या होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ऑप्शन दें क्या भाई? T1/T2 आपको बताना है क्या होगा, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। करो भी। पुराने लेक्चर जिसके भी छूटे हुए फटाफट बैकलॉग कवर करिए और लाइव में जुड़ जाइए फटाफट, और डीपीपी लगाना शुरू कर दिए। बहुत जल्द मैं एक डिस्कशन क्लास रखने वाला हूं। शुरू किया, आप तो निपटा दीजिए। सुकृति, मैनी, समृत, निखिल, सुनो। देखिए अगर आप इस बार सवाल लगाएंगे, मतलब 70% लोगों का सही हुआ, तो 65-70%, बाकी लोग गलत कर रहे हैं अभी भी। तो आप गलत होना नहीं चाहिए हालांकि। देखिए पुराना तरीका, आपने ये बेसिक तरीका साहब, ये हर जगह कोई भी जीरो ऑर्डर का सवाल धरती पे आ जाए, कोई भी सवाल, उसमें ये तरीका तो लगेगा ही लगेगा ना, ये इक्वेशन तो लगेगी, कंफर्म लगेगी। तो ये जो प्रोपोर्शनल वाला तरीका था इन दोनों के बीच में, ये तो लगेगा ही लगेगा ना, 100% लगेगा, हर सवाल में लगेगा, हर सवाल, जीरो ऑर्डर के किसी भी सवाल में। ये बेसिक कंसेप्ट है जीरो ऑर्डर का, बेसिक इक्वेशन से आया हुआ है। तो मेरे को बताइए, क्या ये प्रोपोर्शनल वाला कंसेप्ट अगर मैं लगा दूं यहां भी, लगा सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, लगाओ जरा देखो। 4a से कोई चीज 2a हो गई, 4a से 2a, कितना गैप है दोनों के बीच में? 2a, क्लियर? ए ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखते जाना। फिर 2a से 0 हो गई, फिर से बार बार मैं बोल रहा हूं, लेकिन अभी भी कुछ लोग इस क्लास के बाद भी पूछने आएंगे, यहाँ ए था तो कैसे कर दिया? अरे 0 था भैया, ए नहीं था, ए ऐसा बनता है, पूछ लगी। फिर बता रहा हूं, फिर भी पूछने आएंगे, 2-4 आएंगे कंफर्म। उनका मन करता है कि मैं कुछ पूछूं क्या, मैं आया हूं तो कुछ तो पूछ के जाऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे को बताना ये 0 है, 2a से 0 हो गया तो बताना कितना गैप है? 2a, 2a से 0 गैप हुआ तो कितना गैप हुआ? 2a। ये भी 2 है, वो भी 2 है, दोनों का रेशियो कितना हो गया? 2:2 यानी कि 1:1। तो टाइम इंटरवल में भी क्या रेशियो होगा? 1:1। जो रेशियो इन दोनों में, वही रेशियो इन दोनों में, 1:1। सही जवाब ये है। अब इस सही जवाब से मुझे क्या पता चला, इस सही जवाब के पीछे क्यों पड़े, सुनिएगा ध्यान से। कोई व्यक्ति कहता है मैं 4a से 2a हो गया, तो क्या वो आधा हो गया? क्या वो आधा हो गया? तो यहां से यहां तक जो समय लगा है, इसे आप क्या बोलेंगे? यहां से यहां तक जो समय लगा है, उसे क्या बोलेंगे? क्या इसको T50% बोल सकते हैं? क्लियर? फिर आपको कोई कहता है कि यहां से चलो, 4a से चलो फिर से वापस से, और 4a से चल के यहां तक जाओ, पूरा यहां तक, बताओ ये कौन सा समय है? कोशिश 4a से क्या हो गई? 4a से 0 हो गई। देखो 4a से 0 हो गई, मतलब खत्म ही हो गई, खत्म हो गई। इसका मतलब क्या ये T 100% है? हेलो,
कोई चीज थी खत्म हो गई, तो क्या ये टी 100% है? ये पूरा यहां से यहां तक ये पूरा टी 100% है। अब मेरे को एक बात बताना, अगर T1 और T2 में 1:1 का रेशियो है, तो अगर T1 को x मानेंगे, अगर मान लो मैं T1 को x मानता हूं, तो क्या T2 को भी x मानेंगे? ठीक, तो यहां से यहां जो हरा वाला ये है, इसको क्या बोलेंगे? क्या ये x है? तो बताइए यहां से यहां जो ये पूरा है, ये क्या बन जाएगा? x और x जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। क्लियर? तो बताइए T 100% जो आया वो 2x आया, और T 50% क्या x आया? तो क्या कुछ चमका? क्या चमका? कि जो T 100% होता है वो 2 गुना होता है। किसका? T 50% का। ये तो मुझे पहले से ही पता था और मैंने साबित भी कर दिया यहाँ पे। अब मैं आपको एक बात ये सिखाने के लिए यहाँ लाया था, यहाँ मैं इस मकसद से लाया था कि आप ये सीखिए। मैंने एक सवाल उठाया था पीछे, अगर आपने ध्यान से सुना हो, मैंने पूछा था T 100% डबल तो होता है टी हाफ का, लेकिन कौन से वाले टी हाफ का? कौन से वाले टी हाफ का? तो क्या आपको पता चल गया आप कौन से वाले टी हाफ का? हेलो, क्या आपको पता चल गया कौन से वाले टी हाफ का? पहले वाले टी हाफ का। ध्यान सुनिए, अगर कोई चीज 4A से या कहीं से भी जीरो हुई है, उसमें लगने वाला समय आपको निकालना है, तो 4A से ये स्टार्ट करके पहले उसको आधा करो। 4A से आधा होने में जितना समय लगा, उस समय का 2 गुना समय दे दो, उस समय का 2 गुना समय दे दो, वो चीज जीरो हो जाएगी। हेलो, बात समझ में आ गई तो कीबोर्ड तोड़ डालिए। मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुनिए, कोई चीज जितनी थी वहां से उसे आधा कर दो, और जितना समय लगा उसको कैलकुलेट कर दो, उतना ही समय दोबारा दे दो, उसे एक बार और दे दो, तो वो चीज वहीं से जीरो हो जाएगी। शब्दों का प्रयोग बहुत ध्यान से करिएगा सर, शब्दों की वजह से बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं। महाभारत हुई थी, ठीक है, हालांकि महाभारत कर्ण की वजह से भी हुई थी। कर्ण कौन है इस महाभारत का? चलिए देखें, तो आप क्या कहेंगे कि साहब 4A से 2A हो गई, फिर 4A से 0 हो गई, तो मैं क्या कहूंगा, कौन से टी हाफ का डबल किया? समझ पा रहे हैं? कौन से टी हाफ का डबल किया? कौन से टी हाफ का डबल किया? तो आप उससे कहो कि मान लो मैं यहां से चला और मेरे को जीरो होना है। यहां सुनना, मैं मान लो 100 से चला और मेरे को जीरो होना है, इसमें लगने वाला समय निकालना है, तो मैं क्या कहूंगा, इस 100 से 50 होने में लगने वाला समय निकाल लो। 100 से 50 होने में लगने वाला जो भी समय होगा, 100 से 0 में लगने वाले समय उस समय का दुगना होगा। 100 से 0 में लगने वाला समय इस समय का दुगना होगा। तो आप जहां से जीरो होना चाहते हैं ना, जहां से जीरो होना चाहते हैं, वहीं से आधा हुई है, वहीं से आधा हुई है, और वो जो हाफ लाइफ आएगी उतना समय और दे दो। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए, एक और हाफ लाइफ मत दे दो। ध्यान दीजिए, दो बातें इसमें, कुछ गलतफहमी क्या पाल लेते हैं, सुनना ध्यान से। कुछ लोग गलतफहमी क्या पाल लेते हैं, कह रहे हैं यहां T 50% इंटू 2 किया है, तो क्या मैं 2 हाफ लाइफ दे दूं? नहीं भैया, 2 हाफ लाइफ मत दे दो। एक कह रहे इस हाफ लाइफ के बाद अगली हाफ लाइफ इसकी और दे दूं क्या, नेक्स्ट हाफ लाइफ? नहीं, क्योंकि हर हाफ लाइफ अलग अलग है, हर हाफ लाइफ अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं ये वाला एक्स, ये वाली हाफ लाइफ अगर 40 है, तो कंप्लीट होने में लगने वाला समय 80 है, तो नेक्स्ट हाफ लाइफ क्या होगी? नेक्स्ट हाफ लाइफ तो 20 होगी। पहली वाली 40 है तो अगली वाली 20 होगी, तो अगली वाली 10 होगी, तो 40 और 20 जोड़ के 60 थोड़ी दोगे, बल्कि 40 + 40 80 दोगे। कितनों को बात समझ में क्या बोल रहा हूं? ध्यान सुनिए फिर से, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर पहली वाली हाफ लाइफ अगर 40 है, तो अगली वाली हाफ लाइफ तो इस बार जीरो ऑर्डर है तो 20 होगी, तो क्या 40 और 20 जोड़ के दोगे क्या उसको? नहीं, उसको क्या देंगे, 40 और एक बार और 40, तो उसको 80 देंगे। कितनों को दोनों बातों में अंतर समझ में आ रहा है? 40 और 20 देने में और 40 और 40 80 देने में अंतर समझ में आ रहा है? तो मतलब कौन सी हाफ लाइफ 2 बार देते हैं आप? कौन सी हाफ लाइफ देते हैं 2 बार? पहली वाली हाफ लाइफ ही 2 बार देते हैं। समझ पा रहे हैं? दूसरी वाली नहीं जोड़ेंगे, पहली प्लस दूसरी नहीं करेंगे, क्योंकि सारी हाफ लाइफ बराबर नहीं है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी, बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं फिर सुन लीजिए, पहली हाफ लाइफ अगर 40 है तो अगली वाली 20 होगी, तो अगली वाली 10 होगी, तो आप क्या कहेंगे, 40 + 20 नहीं देंगे उसको, दोनों हाफ लाइफ का समेशन देते हैं, 2 टाइम्स टी हाफ हो गया। नहीं, जो पहली वाली है उतना ही समय दोबारा दे देंगे, तो खेल खत्म हो जाएगा। जो पहली वाली है उतना ही समय दोबारा दे देंगे तो खेल खत्म हो जाएगा। मौज आ गई तो यार कीबोर्ड तोड़ डाला करो। ठीक है, चले नेक्स्ट पॉइंट, 10 नंबर स्लाइड पर चलिए। अब मैं आपको 2 ग्राफ एक साथ दिखा देता हूं। देखिए ग्राफ आपने ये वाला बनाया, तो ये वाला एक और बना देते हैं इसी की बेसिस पे। एक और इक्वेशन पीछे पड़ी थी, अगर आपने ध्यान दिया, x = KT।
पीछे पढ़ी थी ना, देखो x इज इक्वल टू KT। x कौन है यहाँ पे? x कौन है यहाँ पे? x देखो लिखा हुआ है, x is the amount of reactant which has been converted into product, amount of reactant which has been converted into product in time t, t समय में वो अमाउंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया वो x है। ठीक है, अब लौट आया यहाँ पे, लौट ग्राफ बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन है एक, तो दूसरा ग्राफ भी होगा एक। अब दूसरा ग्राफ कैसा होगा उसको बना लेते हैं जरा। यहाँ x यहाँ टाइम, देखो बताना अगर यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूं मैं तो t इज इक्वल टू 0 पे, बताना ये ग्राफ का नेचर कैसा होगा। पहले तो x को किस पे लिया है? y पे, y एक्सिस पे, टाइम पे x एक्सिस पे। अब दो चार क्या पूछने आते, कह रहे x तो खुद ही एक्सिस को y कैसे ले लिया कह रहे x तो खुद ही एक्सिस को y कैसे ले लिया। तो भैया ऐसी बातें बाहर मत पूछने आ जाना। अरे वेरिएबल है x, कुछ भी मान लो अल्फा बीटा गामा, उसको y एक्सिस पे ले लिया मैंने, और टाइम एक वेरिएबल उसको x एक्सिस पे ले लिया। तो बताओ फिर मतलब k कहां आ गया? k क्या आ गया? स्लोप। तो ऐसे कठिन प्रश्न ना पूछने आ जाना कि x को y कैसे ले लिया, x तो x खुद ही है, तो बुरा नहीं मान जाएगा। अब देखिए y इक्वल टू mx आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया, इंटरसेप्ट 0 है, तो बताइए ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, और ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, तो बताना क्या इंटरसेप्ट कितना होगा? इंटरसेप्ट 0। देखो इंटरसेप्ट है नहीं यहाँ पे, तो y इक्वल टू mx यानी ओरिजिन से पास होगा। इतना समझते हो ना, इंटरसेप्ट अगर 0 है तो ग्राफ ओरिजिन से पास होगा। यहाँ से भाई ऊपर कट नहीं करा, नीचे कट नहीं करा, कोई इंटरसेप्ट ही नहीं है, तो ओरिजिन से पास करेगा। स्लोप कैसा है? स्लोप की वैल्यू कितनी? m की वैल्यू कितनी? k, और k कैसा? पॉजिटिव। रेट कांस्टेंट हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो स्लोप भी कैसा हुआ? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ बनाना है और इंटरसेप्ट 0 रखना है, तो ओरिजिन से पास करना है और ऊपर की तरफ जाना है, पॉजिटिव स्लोप। तो क्या ग्राफ आपको समझ में आ गया कैसा बनेगा? तो ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो पॉजिटिव स्लोप ऊपर की तरफ जाओ और इंटरसेप्ट यहाँ 0। तो बताइए यहाँ पे आप एंगल मेजर करेंगे, तो मैंने आपको सिखाया था ना भी एंगल वाला समझने का तरीका क्या? पॉजिटिव एक्स, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उससे कहां जाओ? एंटी क्लॉकवाइज। थीटा निकाल लो, उसका 10 ले लो, जो 10 थीटा आएगा वो स्लोप होगा। थीटा अगर देखो 90 डिग्री से कम आ रहा है तो उसका जो 10 आएगा वो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो आपको देखिए स्लोप कैसा मिल जाएगा? पॉजिटिव। इसीलिए स्लोप देखो पॉजिटिव बता चुके हैं पिछले वाले पर। चलो अब इसमें भी बताना कि ये ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है रॉकेट की तरह, तो क्या चलता ही जाएगा ऐसे? चलते 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 मतलब स्लाइड तोड़ के निकाल दें इसको ऊपर, यहां से निकल जाए, से ऊपर निकल जाए क्या? लैपटॉप से ऊपर निकाल दे इसको, कहां तक जाएगा? कहीं रुकेगा क्या? कहां रुकेगा? कि कभी ना कभी तो सबको रुकना ही पड़ता है। ये कहां रुकेगा? क्योंकि जब खेल खत्म हो जाएगा। खेल कब खत्म होता है? खेल तब खत्म होता है जब कुछ नहीं बचता है। कब कुछ नहीं बचता है? जब टी 100% टाइम आ जाता है। ये समय जब आता है, कभी ना कभी ये समय आएगा ना भाई, अभी आपने पीछे निकाला था ना समय फाइनाइट है ये वाला, तो कभी ना कभी ये समय यहां भी आ जाएगा, और जब यहां आ जाएगा तो खेल खत्म हो जाएगा। आपसे पूछे ये समय कब आएगा, जरा समझाओ। तो आप कहेंगे जैसे आपने लिखा ए गिव्स प्रोडक्ट, है ना, सुनना ध्यान से, आपने लिखा ए गिव्स प्रोडक्ट, और इसमें समझाओ ये समय कहां आएगा। तो बताना पहले ये कितना था? इनिशियल कंसंट्रेशन ए था, फिर कुछ समय बाद क्या होगा? ए में से कुछ एक्स जाएगा, फिर और समय निकल जाएगा, तो ए में से कितना चला जाएगा? लास्ट में ए चला जाएगा। इससे ज्यादा तो नहीं आ सकता ना भैया। हाँ भाई, अभी ठीक है, लैग हुआ था, अभी ठीक है ना। चलो देखो, ए में से मैक्सिमम कितना जा सकता है? ए जा सकता है ना, ए से ऊपर थोड़ी चला जाएगा ए में से। तो पहले ए था, टी इज इक्वल टू 0 पे, फिर कुछ समय बाद ए में से एक्स गया, फिर काफी समय गुजर गया तो ए में से एक्स गया, फिर ए में से ए चला गया। मैक्सिमम से मैक्सिमम ए में से ए जाएगा। बताओ ए में से जब ए चला जाएगा तो कितना बचेगा? 0। तो क्या जब 0 बचेगा तो खेल खत्म हो गया? देखो खेल खत्म हो गया। तो यही वो टाइम है, कौन सा वाला? टी 100% या टी कंप्लीशन, जिसको आपने निकाला था पीछे। कितना आंसर आया था इसका? सी नॉट बाई के। याद आया मामला? अभी पीछे निकाला था सी नॉट बाई के। तो बताइए ये समय जब आ जाएगा तो क्या खेल खत्म हो जाएगा? जब खेल खत्म हो जाएगा तो एक्स का क्या हुआ? ये देखो ग्राफ में यहाँ क्या प्लॉट कर रहे हो, यहाँ देखिए ध्यान से, वाई एक्सिस पे कौन है भैया? एक्स है। तो बताओ एक्स का क्या होगा? तो एक्स चेक करो भाई जरा। अगर आप एक्स चेक करें तो क्या था? देखो पहले ए था, फिर ए में से कितना हुआ? ए था। अच्छा, तो ए में से कितना जा रहा था? पहले 0 जा रहा था, फिर ए में से कितना गया? कुछ एक्स गया, फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम ए में से कितना जाएगा? ए जाएगा। तो बताओ एक्स की जर्नी कहां से कहां तक है? एक्स शुरुआत अपनी कहां से करता है? 0 से। एक्स क्या है? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच हैज बीन कन्वर्टेड, वो रिएक्टेंट का अमाउंट जो कन्वर्ट हो चुका है किसमें? प्रोडक्ट में। तो पहले कितना कन्वर्ट हुआ था? 0। फिर कितना कन्वर्ट हुआ? कुछ एक्स। लास्ट में कितना कन्वर्ट हो गया? कंप्लीट ए। तो बताओ क्या एक्स का आंसर 0 से लेकर के ए तक वेरी होना चाहिए? 0 से लेकर के ए तक
तो बताओ ये जो t इज इक्वल टू 0 इस पे x कितना है, t इज इक्वल टू 0 पे x कितना है, 0। देखो यहाँ कुछ भी नहीं कन्वर्ट हुआ, फिर कन्वर्ट होते 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 तो पूरा ही कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 100% पे जब लाइफ पे आओगे तो x कितना हो चुका होगा, क्या x की वैल्यू a हो चुकी होगी, ये बात समझ पा रहे? तो आप क्या बोलेंगे, x की वैल्यू कुछ समय बाद इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू, ये जो x है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ये a के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी। जब x a हो जाएगा तो टाइम कौन सा आ जाएगा, 100%। कितनी बात समझ में आ गई वाली? ठीक है, चलो नेक्स्ट पे। अब बताओ दो ग्राफ बनाया आपने, एक ये वाला एक वो वाला। देखो दो ग्राफ बनाया आपने, दोनों ग्राफ एक ही तो हैं। देखो ये वाला एक ग्राफ बनाया आपने, ये वाला। तो यहां से यहां तक का टाइम कौन है बताओ, ये कौन सा टाइम है, ये पूरा टाइम जो निकाल लो, ये वाला टाइम, ये कौन सा टाइम है, t 100%, है ना, ये देखो t 100%। और यहां जो निकाल रहे हो ये कौन सा टाइम है, ये कौन सा टाइम है, ये भी t 100%। दोनों एक ही टाइम है भाई, खेल खत्म तो एक ही टाइम बाद होगा ना। तो ग्राफ की लिमिट यहां तक, यहां से यहां तक है टाइम की, खेल खत्म, ग्राफ बंद। अब मेरे को बताना दोनों ग्राफ में कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है? 10 नंबर के बाद जरा 11 नंबर को एक साथ बना लेते हैं दोनों ग्राफ को, जरा बताना दोनों ग्राफ में क्या कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है? पहला ग्राफ आपने किसके बीच में बनाया ऐसा, दूसरा आपने किसके बीच में बनाया ऐसा? देखो ये लिया था आपने सी वर्सेस टी, सी वर्सेस टी, और ये वाला दूसरा वाला किसके बीच में लिया आपने, दूसरा वाला किसके बीच में लिया था अभी, एक्स वर्सेस टी। अब अगर मैं दोनों ग्राफ को मिला दूं इसमें, तो बताओ क्या एक टाइम होगा जिसके बाद खेल खत्म हो जाएगा? तो मान लो वो टाइम ये वाला है यहां से लेके यहां तक, मान लो वो टाइम ये वाला यहां से यहां तक। तो एक के नीचे, एक के नीचे क्यों बनाया एक को, क्योंकि जिससे पता चले एक टाइम बाद क्या हुआ दोनों में। तो क्या एक रिएक्शन अगर आपने ली तो उसमें दो ग्राफ बन रहे हैं, एक सी वर्सेस टी और एक एक्स वर्सेस टी। समय ये कौन सा वाला मैंने मान लिया, ये t 100% है मान लो। ये कौन सा समय बताओ, ये भी t 100% है। तो पूछेगा दोनों ग्राफ में क्या अंतर है, कहेंगे एक ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, एक ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। कैसे? देखो ये वाला ग्राफ कैसा जाएगा, ये ग्राफ यहां से चलेगा और यहां से चल के ऐसे नीचे की तरफ आ रहा होगा, ये ग्राफ ऐसे चल के नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो बताना ये वाला ग्राफ नीचे की तरफ क्यों आया, समझ पा रहे हैं? ये वाला ग्राफ नीचे की तरफ क्यों आया, समझ पा रहे हैं क्या? ये वाला ग्राफ नीचे की तरफ इसलिए आया क्योंकि लगातार कंसंट्रेशन नीचे की तरफ गिर रहा है, लगातार कंसंट्रेशन नीचे की तरफ गिर रहा है। देखो ये कंसंट्रेशन गिरते 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 आखिरी में कितना हो जाएगा, 0। और बताना ये वाला ग्राफ क्या करेगा, नीचे वाला ग्राफ क्या करेगा, नीचे वाला ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा और इसी समय में ये ऊपर की तरफ जाते जाते यहां पहुंच जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? ये क्यों बढ़ रहा है, ये वाला ग्राफ बढ़ क्यों रहा है और ये वाला ग्राफ घट क्यों रहा है? क्या दोनों में अंतर समझ पा रहे हैं? क्योंकि देखो ये वो कंसंट्रेशन है जो जो बच रहा है, ये वो अमाउंट है जो कन्वर्ट हो रहा है। तो बताइए खेल खत्म कितने टाइम बाद होगा, क्या इतने टाइम बाद दोनों जगह खेल खत्म हो जाएगा? अब क्या खेल खत्म होता है कैसे पहचानते हो, कहेंगे यहां ऐसे पहचानते हैं कि सी 0 हो जाए। देखो यहां सी 0 हो गया, करें यहां कैसे पहचाना, कहेंगे यहां ऐसे पहचाना कि एक्स जो था वो ए हो गया। करें मतलब क्या हुआ, करें खेल खत्म हो जाता है, इसको आप दो तरीके से पहचान सकते हैं। पता है खेल अगर खत्म हो गया तो आप दो तरीके से पहचान सकते हैं। आप पहला बोल सकते हैं उसको कि हमारे बीच में जो कुछ था वो खत्म हो गया, और दूसरा बोल सकते हैं कि अब हमारे बीच में कुछ नहीं बचा। करें बात तो एक ही है, यही तो हम भी कह रहे हैं, बात तो एक ही है। क्या बोल रहे हैं, पहला क्या बोला कि जो कुछ था वो सब खत्म हो गया, और एक क्या बोल रहे हैं, अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा। ध्यान दीजिए, सी 0 हो गया, अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा, 0 0 बचा। एक्स ए हो गया, जो कुछ था वो खत्म हो गया, एक्स ए हो गया। समझ पा रहे हैं कभी क्या कहना चाह रहा है? देखिए बात को बोलने का दो तरीका होता है, अगर आप कुछ सब कुछ खत्म करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं। उसे बोल दो कि अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा, पहला तरीका। उससे बोल दो जो कुछ था, देखो ऑडियो वीडियो में मैच कराना, जो कुछ था वो सब खत्म हो गया। दोनों तरीके एक ही बात बोल रहे हैं कि खेल खत्म हो गया। तो बताइए टी 100% आएगा क्या, आप ये निकाल चुके हैं पहले। टी 100% की वैल्यू क्या आ गई भाई आपके पास, ये टी 100% दोनों ग्राफ से रिलेट कर सकते हैं आप, इसकी वैल्यू आ गई सी नॉट अपॉन के। इसको आप फर्दर लिख सकते हैं क्या, ए बाई के। सी नॉट को हम लोग क्या लिखते थे, याद करो, सी नॉट को हम लोग क्या लिखते थे, स्मॉल ए। तो ए बाई के लिख दे तो भी बुरा नहीं मानना। डन। चलिए खेल खत्म हो गया, अब हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए बिल्कुल तैयार हैं, सब कुछ हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर की तरफ। फर्स्ट ऑर्डर की तरफ चलने से पहले 12 नंबर स्लाइड, एक लास्ट सवाल करते चलते हैं। एक जो लास्ट कंसेप्ट देखते जाते हैं, देखना सुनना ध्यान से।
तो अगर आपसे कहता है कि फर्स्ट ऑर्डर समझाओ, या फर्स्ट ऑर्डर भी छोड़ो, पहले तो एक जीरो ऑर्डर में एक सवाल कर लेना, एक क्वेश्चन लिख लो, छोटा सा एक क्वेश्चन। मैं आपको कुछ डेटा दे रहा हूं, एक सवाल है, मतलब ये किसी का भी सवाल हो सकता है, आप पहचान के बताइए इसमें क्या पूछ रहा है। इससे कंसेप्ट चेक हो जाएंगे कि आप समझ चुके हैं बात या फिर एक्टिंग कर रहे हैं। टेबल को ध्यान से देखिए, यहां पे जो ऊपर दिया वो कंसंट्रेशन, यहां पे जो दिया वो टाइम। आपको पहचानना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 0 1 2, या कह नहीं सकते। एक ऑप्शन में देता हूं ऐसा कि कह नहीं सकते, जो लोग कभी कुछ कह नहीं पाए उनके लिए, ठीक है। तो कुछ तो कहें, यही कहें कि मैं कह नहीं सकता, ये कहने में भी कुछ तो कह ही देंगे। चलो शुरू करते हैं, क्या बातें करते हैं, स्टार्ट। क्या बात है, स्ट्रेट लाइन बढ़िया बनती है इससे। खेलो तब तक तुम लोग। सुकृति, पंकज, मोहित, शिवांग, साकेत कह रहे हैं, बाकी लोग का भी नाम ले, दानियाल, दर्शल, मानवी, रुद्र, सर्वेश, टॉप 10 खिलाड़ी। देखिए क्या कह रहा है, आपने कहेंगे भाई साहब अभी तो आपने एक ही ऑर्डर पढ़ाया तो उसी में मैं सोच लूंगा। कई लोग इसमें भी गलत कर रहे हैं, कॉमन सेंस ही लगा लो, एक ही ऑर्डर पढ़ाई तो उसी सवाल देगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप कॉमन सेंस भी नहीं करें, मैं करके आता हूं पूरा। देखो यहां से क्या करो, ये कंसंट्रेशन देखो, 1 से कितना हो गया, 0.75, 1 से कितना हो गया 0.75, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालो। एक इसको 100 मान लो तो ये 75 है, तो डिफरेंस कितना, 175 में कितना डिफरेंस होता है 25, 1 ऑफ 0.75 में कितना डिफरेंस होगा 0.25, कर लेते 0.25। फिर जरा इन दोनों में डिफरेंस निकालो, 75 45, 75 45 30, गैप कितना है 30, तो 0.30, समझ पा रहे हैं। अच्छा फिर इधर आ जाओ, 0 से 25 कितना टाइम इंटरवल है, गैप कितना टाइम इंटरवल का 25 मिनट, 25 55, 25 55 माइनस करो, 55 माइनस 25 कितना हो गया 30, तो गैप कितना है 30 मिनट। बताइए ये वाला जो आप जरा एनालिसिस देखो, यहां से यहां तक का जो कंसंट्रेशन डिफरेंस आया वो ये है 0.25, यहां से यहां तक का जो कंसंट्रेशन डिफरेंस आया वो ये है 0.30। इन दोनों के बीच में क्या रेशियो है, इन दोनों के बीच में रेशियो निकालो, तो 25 और 30, डेसिमल डेसिमल हट गया, रेशियो निकालने तो 25:30। अच्छा इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल कितना है 25, इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल कितना है 30, इनके बीच में क्या रेशियो है 25:30। कुछ चमका क्या, कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है उसके बीच में जो रेशियो है वो वही है जो टाइम इंटरवल के बीच में रेशियो है। इसका मतलब कंसंट्रेशन का डिफरेंस अपने करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कुछ समझ में आया मामला क्या कह रहा है, t-0, कुछ याद है, ये जो बातें आपको बताई थी मैंने, क्या वो काम आ रही है। और जब ऐसा होगा, कंसंट्रेशन का डिफरेंस अपने करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो जब डिफरेंस बड़ा किया, मैंने क्या बोला था आपको, जब डिफरेंस बड़ा होगा, देखो बड़ा होगा तो कंसंट्रेशन डिफरेंस भी बड़ा होगा। जब टाइम इंटरवल बढ़ाओगे 25 से 30 करोगे तो उसी रेशियो में कंसंट्रेशन डिफरेंस भी 0.25 से 0.30 हो जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, और ऐसा कहां होता है जीरो ऑर्डर में। कितनों को सवाल समझ में आ गया। ये सवाल मतलब कठिन सवाल माना जाता है, यकीन मानिए ये सवाल मतलब जो तथाकथित बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं सो कॉल्ड, उनके एक्सरसाइज नंबर 3 में आपको मिलेगा। कुछ लोग उसे रेस कहते हैं, समझ पा रहे हैं, कुछ लोग उसे कुछ और नाम देते हैं, डीपीपी बोल देते हैं, कुछ और बोल देते हैं। तो उसमें मिलेगा थर्ड एक्सरसाइज, मतलब कठिन वाली में मिलता है। इसको कठिन बोलते हैं। क्या ये सवाल कठिन है,
ये सवाल कंसेप्चुअल है, कठिन कुछ नहीं इसमें। ध्यान दीजिए, अगर आपका कंसेप्ट एक बार चलता है कि टाइम इंटरवल उसी रेशियो में जिस रेशियो में कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, तो कौन सी ऑर्डर होगी? जीरो ऑर्डर। ये सवाल मैं आपको लास्ट में पूछता सब पढ़ाने के बाद 0 1 2 3, तो आप सोचते रह जाते कि साहब कौन सी ऑर्डर। अगर आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, और कंसेप्ट क्लियर तो फिर एक लाइन का सवाल है। और ये बात मैंने आपको, अगर आप थोड़ा सा दिमाग रखते हो, तो ये बात मैंने आपको बहुत पहले बता दी थी, सबसे पहले शुरुआत मैंने यहीं से की थी। हेलो, शुरुआत ही मैंने यहीं से की थी। देखो, कंसंट्रेशन का डिफरेंस अपने करेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बराबर। बस इतना सा अंतर है, पहले आपसे कहा था कि जीरो ऑर्डर में ऐसा होता है, अब आपसे पूछ रहा हूं अगर ऐसा होता है तो ऑर्डर क्या होगी। हेलो, दो सवाल बनते ना, पहले बोला था जीरो ऑर्डर में ऐसा होता है, जीरो ऑर्डर में ऐसा होता है, अब मैं क्या पूछ रहा था, ऐसा होता है तो ऑर्डर कौन सी होगी? तो जीरो ऑर्डर। क्या सवाल को उल्टा कर दिया बस, और सवाल को जैसे उल्टा किया जाता है व्यक्ति उल्टे हो जाते हैं, समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप बने रहेंगे। ये है कंसेप्ट की ताकत। तो एक बार अगर आप पढ़ लेंगे, दोबारा पढ़ने की ऐसा पढ़िए कि एक बार पढ़िए और खेल खत्म, तो बारीक बातें समझनी होगी। 12 नंबर हो चुका, 13 नंबर में आ जाता। फिर ये सब सवाल निपटा देंगे एक साथ, अगले टर्न पे ये सब सवाल निपट जाएंगे जितने आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सब एक साथ मैक्सिमम क्वेश्चन निपट जाएंगे इसमें से। तो अगला टर्न क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेगा और खूब सारे एप्लीकेशन हम निपटा देंगे। ठीक है, अभी थोड़ा पढ़ लीजिए और खेल खत्म कर लें पूरा। जीरो ऑर्डर खत्म, पहले सीख लें भाई, ये सब चीजें आपको आती होंगी तभी सवालों में अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो आती नहीं हो। ये भी तो क्वेश्चन ही देखो एक तरीके से, ये क्या है? क्वेश्चन ही तो है, पोल चल रहा है ना, ये भी क्या है? क्वेश्चन ही तो है। तो क्वेश्चन ही कर रहे हैं, लेकिन अभी पहले हमारी तरफ से करिए, फिर रिटर्न वाले करेंगे। 13 नंबर फर्स्ट ऑर्डर पे चलते हैं। जीरो ऑर्डर मेरे ख्याल से सब रिवाइज। कोई आपसे कहता है जीरो ऑर्डर में मेन मेन बातें क्या दिमाग में रखनी है, तो जीरो ऑर्डर में मेन मेन बातें 2-3 रखनी दिमाग में, शॉर्ट नोट्स बनाया करिए। पहला पॉइंट क्या हो गया? कंसंट्रेशन का डिफरेंस अपने करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है जीरो ऑर्डर में इंपॉर्टेंट कि जो हाफ लाइफ होती है 50% वो आती है C0/2K, और वो C0 के ऊपर डिपेंड करती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 100% लाइफ आती है वो फाइनाइट होती है और वो C0/K होती है, और वो डिफाइन है, फाइनाइट है। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हाफ लाइफ का डबल कर दो, उसका डबल समय दे दो, पहली हाफ लाइफ का डबल समय दे दो। ध्यान दीजिए, मैं बार बार इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। पहली, कई लोग कहते हैं हाफ लाइफ का 2 टाइम्स कर दो, हाफ लाइफ को 2 बार दे दो, हाफ लाइफ को 2 बार दे दो, गारंटी 100% जाएगा। नहीं, बात ध्यान सुनिए, दोनों बातों में फर्क है। मैं क्या बोल रहा हूं, पहली हाफ लाइफ में बहुत स्पेसिफिक बातें करता हूं, मतलब एरर 0 बल्कि निगेटिव। मैं क्या बोलता हूं, पहली हाफ लाइफ में लगने वाले समय को दोबारा से दे दो तो खेल खत्म हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि 2 हाफ लाइफ दे दो। 2T50% का कई ऐसे लोग जो मतलब थोड़ा कमजोर कंसेप्ट वाले होते हैं, वो ये भी समझ लेते हैं कि हाफ लाइफ का डबल दे दो, 2 हाफ लाइफ दे दो। क्या कहेंगे? 2 हाफ लाइफ दे दो। क्या आपने 2 हाफ लाइफ दी है? नो, मैं कहूंगा मैं पहली वाली हाफ लाइफ में लगने वाले समय को, उतना ही समय उसे दोबारा दे दूंगा, उतना ही समय उसे दोबारा दे दूंगा, तो खेल खत्म हो जाएगा। क्या दोनों बातों में फर्क समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि साहब हाफ लाइफ बदलती रहती है, पहली 40 तो अगली 20 तो अगली 10 तो अगली 5, तो पहली वाली जो 40 है उतना ही 40 समय आपको और देना पड़ेगा, तब खेल खत्म होगा। ये बात सबको अगर समझ में आ गई तो एक बार जोरदार तरीके से अंगूठा दिखा दो, क्योंकि ये बात फंसती है, बार बार फंसती है, और कई लोगों की तो आज तक फंसी हुई है बात। क्लियर है? तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर। लिखने से नहीं हो जाता कि ये फॉर्मूला लिख लिया, मैं क्या बहुत तेज हो गया क्या? अरे फॉर्मूले तो किताबें भी लिख देती है, समझा क्या आपने? अच्छा, एक और बात सुनिए, यहां पे कभी कभी आपको लिखा मिलेगा A/2K, ये भी वही बात है। देखो, कभी कभी यहां पे आपको लिखा मिलेगा A/K, तो ये भी वही बात है। ठीक है, तो ये 4-5 बातें होंगी। और उसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या बताई मैंने आपको? इसका अगली इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि 2 ग्राफ, एक ये वाला और एक ये वाला, इतनी बातें आपको दिमाग में रखनी है और मामला खत्म हो जाता है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 14 नंबर। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब आप कुछ पढ़ा करिए तो पहले तो बहुत अच्छे से पढ़ा करिए, पूरा अच्छे से पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद देखो, मैं आपको बता रहा हूं आपको नोट्स कैसे बनाने होते हैं। पहली बात तो मैं आपको नंबरिंग करते चलो, हम नोट्स बना लेंगे बिल्कुल आराम से। दूसरी बात सुनिएगा, नोट्स बनाने के बाद आप एक पेज लिया करिए, मतलब एक या सेपरेट कॉपी बना लीजिए, या फिर एक, हाँ सेपरेट ही बना लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। उसमें जैसे आज आपने जीरो ऑर्डर पढ़ा, तो अब जीरो ऑर्डर को एक जगह पे कंक्लूड कर लेंगे हम लोग, है ना, जीरो ऑर्डर के कंक्लूजन बना लेंगे। कंक्लूजन में क्या क्या होगा देखिए, सुन लीजिए।
मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, हर बार नहीं दूंगा ये कि हर बार ऐसे करना है ऐसे, मैं एक बार बता रहा हूं कि हर में ये अप्लाई करना है। जीरो ऑर्डर में कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, एक पॉइंट ये लिखेंगे, दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे, तीसरा ये लिखेंगे, चौथा ये लिखेंगे, पांचवा पॉइंट वो ऐड कर लेंगे कि जितना पहली हाफ लाइफ में लगने, ये लिख लेंगे हिंदी में बिल्कुल या इंग्लिश में जो भी आपको समझ में आता है, जितना पहली हाफ लाइफ में लगने वाला समय है उतना ही समय दोबारा दे दूंगा तो खेल खत्म हो जाएगा। एक ये लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 3 सवाल लिख लेंगे, 3-4 सवाल। कौन कौन से 3-4 सवाल? एक सवाल ये लिख लेंगे 4A2A, एक सवाल ये लिख लेंगे 4A2A0, इससे क्लैरिटी आ जाती है, और एक सवाल लिख लेंगे ये वाला, 3 सवाल, ठीक, एक पेज पे, और उसके बाद 2 ग्राफ ये बना लेंगे। बस इतना काम जीरो ऑर्डर का एक पेज पे हो गया। तो अब आपका जीरो ऑर्डर एक पेज पे निपट गया पूरा, समझ पा रहे? जीरो ऑर्डर आपका पूरा एक पेज पे निपट गया। इतनी काम की बातें एक जगह लिख लें। अब यही काम आपको फर्स्ट ऑर्डर में भी करना है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, यही आपको सेकंड में भी करना है, यही काइनेटिक्स में करना है, तो यही अगले चैप्टर में भी करना है, यही केमिकल इक्विलिब्रियम में भी करना है, यही आयनिक में भी करना है, यही थर्मो में भी करना है, यही इलेक्ट्रो में भी, यही सॉलिड में, यही सॉल्यूशन में। तो आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो आपका एक कॉपी तैयार हो जाएगी किसकी? शॉर्ट नोट्स की, खुद से लिखी हुई, कंसेप्चुअल बिल्कुल। तो आप जब पेपर देने जाएंगे तो क्या करेंगे, बस वो लास्ट मोमेंट पे आप क्या करते हैं, उसी को लास्ट मोमेंट पे पढ़ना होता है, 2 दिन पहले उसी को देखा जाता है, राइट? लेकिन वो आपकी तैयार होगी तभी तो देखोगे ना भैया, उस समय थोड़ी तैयार करने जाओगे कहेंगे मैं बाद में कर लूं। बाद में करोगे तो क्या टाइम मिलेगा? उसमें बहुत प्रेशर होता है, उस समय कुछ नहीं तैयार होता उस समय। अभी से करेंगे तो हो पाएगा, नहीं तो कभी नहीं हो पाएगा। यकीन मानिए, अभी से करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर वो बात ही रह जाती कि मैं करूंगा, मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, कुछ नहीं बनता, टाइम ही नहीं मिलता बाद में। अब बाद में बहुत बिजी हो जाएंगे, हर तरफ से प्रेशर आएगा, इधर उधर से, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, कहीं बंदर लटक रहा है पुलिस है फिजिक्स में, कहीं कॉकरोच भाग रहा है बायो में, प्रेशर बढ़ता जाता है धीरे धीरे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब फर्स्ट ऑर्डर की बातें कर लेते हैं। तो मेन बातें क्या होती है? देखो, मेन बातें ये होती है, इक्वेशन, पैटर्न, हाफ लाइफ, कंप्लीट लाइफ, रिलेशंस, ग्राफ, ये सब एक जगह, और बेसिक कुछ ऐसे क्वेश्चन जिससे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मैंने 3 क्वेश्चन आपको करा दिया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मालूम, मैंने आपसे कहा कि एक रिएक्टेंट है ए नाम का और उससे प्रोडक्ट बन रहा है, और ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। लिख देता हूं आप, दिस रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ऐसा लिख देता हूं। तो जब लिख देगा तो आप उसके रेट को लिखेंगे। रेट लिखने के 2 तरीके होते हैं। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है रेट एक्सप्रेशन, जो आपने पहले पढ़ा था, पर एंटिटी वाला रेट एक्सप्रेशन, ठीक है, और एक होता है रेट लॉ। 2 तरीके आपने पढ़े हैं। रेट एक्सप्रेशन जो हम लोग पढ़ते थे ना पहले, पर एंटिटी -1/2 DA/dt, वो सब। तो देखो इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो यहां लिखेंगे -1/1 DA/dt। हम चाहे तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं +1/1 dP/dt, लेकिन जरूरत नहीं है, तो सिर्फ इतना आगे इक्वल करके लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं। ये हो गया रेट एक्सप्रेशन। रेट लॉ हम लोगों ने क्या पढ़ा बताओ, K इंटू रिएक्टेंट पावर ऑर्डर। ऑर्डर कितनी है? 1। तो कोई आपसे पूछे, हर जगह 1 दिख रहा है, कोई पूछे ये वाला 1 कहां से आया, कहने 1 तो 1 होता है हर जगह, वहीं से आया, तो ऐसा नहीं चलता। ये वाला 1 कहां से आया, कोई पूछे तो कहेंगे ये यहां से आया, क्योंकि ऑर्डर 1 थी। कल को अगर ऑर्डर 2 होती तो यहाँ 2 आता, कल ऑर्डर 0 थी तो यहाँ 0 आया था। कोई पूछे ये वाला 1 कहां से आया, तो कहेंगे ये वाला 1 यहां से आया। कह यहां से कैसे आया, कह रहे रेट ऑफ रिएक्शन पर एंटिटी लिखा जाता है। अगर यहाँ एंटिटी 1 है तो 1/1 हुआ, अगर एंटिटी यहाँ 2 हो जाएगी तो यहाँ 1/2 होगा। ठीक बात है, समझ में? बारीक बातें क्या बता रहा हूं। कोई पूछे भैया, अब कहने मैं एक और पूछूंगा, कहूंगा ये वाला 1 कहां से आया, ऐसा सवाल अगर आपने किसी पूछ दिया ये वाला 1 कहां से आया, तुरंत आपका यहाँ नाम लिख लेगा, लिस्ट बन रही है, हर शहर से नाम लिए जा रहे हैं, सबसे बड़ा कौन, ठीक है। 14 के बाद 15 पे आ जाओ। अब बताओ 15 पे आ जाऊं तो मैं क्या करूं, इन दोनों को बराबर कर दूंगा, इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा। इक्वेट करूंगा तो -1/1 DA/dt इज इक्वल टू K इंटू A⁻1। दोनों रेट ऑफ रिएक्शन है, बराबर कर। तो मैंने लिख दिया -1/1 DA/dt इज इक्वल टू K इंटू A⁻1। ठीक है, आगे बढ़ते जाओ फटाफट। ये हो जाने के बाद बताना वेरिएबल्स पहचान लो। ये कैसी इक्वेशन, कोई पूछे क्या इक्वेशन है, तो कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये कैसी इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है इक्वेशन का, ठीक है ना। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल पहचानने पड़ेंगे। कौन कौन वेरिएबल है, देखो 2 वेरिएबल है, एक तो ए और एक टाइम। देखो समय जब यहां से शुरू होगा, ए गिव्स प्रोडक्ट, तो आप कहेंगे टी इज इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन C0 मान लो, आफ्टर टाइम टी इसका कंसंट्रेशन C मान लो। तो समय पे कहां से कहां तक लिमिट चलेगी, 0 से टी, और कंसंट्रेशन पे ए की कहां लगेगी, C0 से C, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, इस वाली डिफरेंशियल फॉर्म को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए वेरिएबल पहचानो, एक जैसे वेरिएबल को एक तरफ कर लो। देखो डी ए, ये ए वेरिएबल है तो ए को एक तरफ ले, तो भैया ए को एक तरफ लोगे तो -DA/A, और दूसरा वेरिएबल टाइम है तो K dt एक तरफ ले जाओ।
तो जिसमें डिफरेंशियल फॉर्म लिखा है वो वेरिएबल है, देखो डीए लिखा है तो ए वेरिएबल है, डीटी लिखा है तो टी वेरिएबल है। इंटीग्रेट कर दो, इधर भी इधर भी। इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट लगा दो। बताओ टाइम पे लिमिट कैसे लगाओगे? जब टाइम जीरो था, देखो ये जब टाइम जीरो था ये वेरिएबल है, जब ये जीरो था तो ये जो ए वेरिएबल है इसका कंसंट्रेशन कितना था? सी नॉट। और जब ये टाइम टी हो गया, ये टी हो गया, तो इस ए का कंसंट्रेशन कितना हो गया? सी। तो टाइम पे जीरो से टी और कंसंट्रेशन पे सी नॉट टू सी, ये लिमिट लग गई। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन को जो माइनस साइन है बाहर ले लो पहले, तो ये बन गया -1 ए डी ए। कोई पूछे इंटीग्रेट क्यों करते हो तो क्या बताओगे? उसको बता चुका मैं आपको, कहूंगा ये डिफरेंशियल फॉर्म है और डिफरेंशियल फॉर्म को जब इंटीग्रेट करेंगे तो नॉर्मल फॉर्म आ जाएगा। क्या करेंगे जरा सुन लीजिए, ऐसा नहीं कि बस कहने मैं इंटीग्रेट करता हूं, मेरा मास्टर भी करता था। उसको पूछो भैया ये क्या है, कहेंगे डिफरेंशियल फॉर्म है। मैथ्स, मैंने कहा था ना मैथ्स, ये डिफरेंशियल फॉर्म है। मैथ्स आने का दावा करना और आने में बहुत फर्क होता है। ये डिफरेंशियल फॉर्म है और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन, कई लोग क्या होता है इतनी सी मैथ्स आ जाती है, तू कहते हैं मैं अब आग लगा दूंगा। भैया मैथ्स बहुत विचित्र चीज है, अभी तो मतलब जरूरत नहीं है आपको इतनी, इसलिए बात नहीं करते हैं। नहीं तो मैं इससे पहले मैथ्स ही पढ़ाता था, वो मतलब फिजिकल केमिस्ट्री से भी ज्यादा जहरीली पढ़ाता था। तो देखिए ये डिफरेंशियल फॉर्म है और डिफरेंशियल फॉर्म को जब आप इंटीग्रेट कर देंगे, जब आप इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको नॉर्मल फॉर्म मिल जाएगा। तो आप नॉर्मल फॉर्म आपको चाहिए, इसलिए आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों लगा रहे हैं? तो पूछिए डेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों लगा रहे हैं? इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि टाइम लिमिट के लिए आप लैब के अंदर जाते हैं 10 मिनट 20 मिनट 40 मिनट, तो वो टाइम इंटरवल आप यहां लगाएंगे। आप अनंत समय के लिए थोड़ी लैब में जा रहे हैं। तो बताइए यहां पे लगा दिया माइनस बाहर आ गया साइन, ये वाला इंटीग्रेशन अंदर इज इक्वल टू, यहां देखो के कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, अंदर बचा dt। ठीक है, अंदर बचा dt। अब इस पर लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट जब लगाएंगे तो यहां लगाएंगे सी नॉट से सी और यहां लगाएंगे 0 से t। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 1/a dA इंटीग्रेशन। अब आपसे एक इंटीग्रेशन पूछता हूं मैं, आप बताना जरा मेरे को, देखिए आपको ये सब बातें आती कि नहीं आती। मान लो सोचे इंटीग्रल 1/x dx बता दो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ, जल्दी टाइप करो। वेरी गुड, ln x। काफी लोगों को पता, चलो ठीक है, सही चल रहा है इसका। log x नहीं भैया, सही करिए अपने कंसेप्ट को, ln x। जिसने log x बोला सही करो कंसेप्ट को, सुधारो थोड़ा, 16 नंबर पे आ जाओ। थोड़ा समझा देता हूं इधर में log x क्या अंतर होता है। देखो इंटीग्रल जब आप लेते हो यहाँ पे, ये पता होना चाहिए सब बातें आगे यूज होंगी। इंटीग्रल 1/x dx जब आप यहां करोगे तो इसका आंसर होगा ln x। ln x जो होता है उसको आप लिख सकते हैं log of x बेस e, यानी जिसको लिख सकते हैं log of x बेस e। इसको फर्दर लिख सकते हैं 2.303 log x बेस 10। अब बेस 10 आ गया, देखो जब 2.303 आप बाहर निकालेंगे तो यहां बेस 10 हो जाएगा। इसको फर्दर लिख सकते हैं 2.303 log of x। अगर देखिए ध्यान से सुनिए, ध्यान सुनना जरा एक बार, अगर कोई व्यक्ति आपको log x बोल रहा है केवल, तो अंडरस्टूड उसका बेस कितना है? 10 है। अगर आप log x किसी को बोलेंगे, इसका आंसर अगर आपने किसी को log x बोल दिया, तो अगर वो मैथ्स का समझ सही मायने में पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, तो अगर आपने log x बोल दिया तो अंडरस्टूड वो बेस मान लेगा कितना? सॉरी 10। कितना? 10। जबकि log x का बेस असलियत में कितना है? यहाँ पे e है। तो या तो आप बोलिए ln x, या तो बोलिए आप log x बेस e, ये भी ठीक है, या फिर बोलिए 2.303 log x बेस 10, ये भी ठीक है, या फिर बोलिए 2.303 log x। अब ठीक है, तो क्या चारों बातें एक ही? इतनी बात सबको समझ में आती है? हेलो, अरे भैया सही चल रहा है मामला, चलते जाएं। चलिए अब उसके बाद देखना 1/x dx, इसका इंटीग्रल आपने यहां पे निकाल लिया, तो 1/a dA इंटीग्रल क्या हो जाएगा बताओ? जैसे वहां 1/x था, ln x था, तो यहाँ ln a हो जाएगा। तो सॉल्व करो इसको आगे, देखो माइनस लगे रहने दो, यहां आ जाएगा ln ऑफ a। लिमिट कहां से कहां तक लग जाएगी बताओ? c नॉट टू c, c नॉट टू c। फिर यहां देखो इंटीग्रल dt तो आपको पता ही है, t आ जाएगा, तो k और इंटीग्रल dt कितना बन गया? t, और t पे लिमिट कहां से कहां लग गई? 0 से t। इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक बार अपर लिमिट डाल दो, माइनस लगाओ, फिर लोअर लिमिट डाल दो, वही तरीका जो पहले पढ़ते थे। तो अब चलते हैं अगली स्लाइड। देखो यहां पे आ जाओ, चलो नेक्स्ट और ले लो, 17 नंबर ले लो, साफ साफ काम करो थोड़ा। तो देखो यहां तक पहुंच गए हम लोग, माइनस ln c c नॉट, उठा लो यहां से माइनस, और इस पर लिमिट लग गई c नॉट से c, इधर आ गया k, और इस पर लिमिट लग गई 0 से t। यहां तक पहुंच गए हम लोग, यहां से पहुंच गए। एक बार अपर लिमिट डाल दो, एक बार लोअर लिमिट डाल दो। अपर लिमिट डालोगे तो बन जाएगा ln ऑफ c, माइनस लगाओ, लोअर लिमिट डाल दो ln ऑफ c नॉट इज इक्वल टू, यहां पे अपर लिमिट डाल दो t,
लोअर लिमिट डाल दो 0, माइनस अंदर भेज दो तो बन जाएगा ln ऑफ सी नॉट माइनस ln ऑफ सी इज इक्वल टू के टी। ये आ गई इक्वेशन आपके पास। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ln ऑफ ए माइनस ln ऑफ बी, इतना तो सबने पढ़ा होगा, ln ऑफ ए बाई बी लिखते हैं इसको। तो इसको लिख सकते हैं ln ऑफ ए बाई बी, ln ऑफ ए माइनस ln ऑफ बी इज इक्वल टू ln ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू के टी। ये भी ठीक है, ये ठीक है। तो अगली साइड भी चलिए, 18 नंबर। यहां से देखो आंसर आ गया ln ऑफ सी नॉट बाई सी इज इक्वल टू के टी। एक तो ये फॉर्मेट आ गया, ये भी ठीक फॉर्मेट है। अब उसके बाद और फॉर्मेट देखिए इसके, यहां से लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 1 बाई टी ln ऑफ सी नॉट बाई सी। एक फॉर्मेट ये स्टैंडर्ड है, इसका काफी यूज होता है सवालों में। आगे बढ़े, फिर बताना ln को लॉग में कन्वर्ट करने का तरीका पीछे भी सिखाया था तुम्हें। क्या करो, 2.303 जैसे बाहर निकाल लोगे इसमें से तो बन जाएगा 2.303 अपॉन टी, और यहां पे क्या बन जाएगा ln की जगह लॉग। अब लॉग लिखा तो बेस अंडरस्टूड है कितना है 10, अंडरस्टूड है, लिखा नहीं जाता वो। तो अगर आपने लॉग बोला है ना, लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी, तो अब यहां अपने आप सामने वाला मान लेगा बेस 10 है। क्लियर है? तो ये भी ठीक है, पीछे समझा चुके हैं सब बातें मैं। फिर बताना ये भी ठीक है, तो एक और वर्जन ले लो, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ सी नॉट की जगह कभी कभी लिखा मिलेगा a और c की जगह लिखा मिलेगा आपको a माइनस एक्स। वही पुरानी बात बता चुके हैं आपको, सी नॉट की जगह स्टैंडर्ड नोटेशन एक मिलता है a, और c की जगह क्या लिखते हैं a माइनस एक्स। एक्स क्या है? वही पीछे जो बताया था जीरो ऑर्डर में। एक्स कौन है? द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। डन, ये सब बातें। चले आगे, तो ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन। इतना काम हो गया। अब इतना काम हो जाने के बाद थोड़ा और अंदर चलते हैं। एक और फॉर्मेट होता है, एक और फॉर्मेट होता है। तो देखिए इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। ये जो आपने निकाला ना, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये सब फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्म है। एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे निकालते हैं उसके लिए थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, थोड़ी लॉग की प्रॉपर्टीज सीखनी होगी। पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं लॉग की। लॉग ऑफ ए इंटू बी, ये तो पता ही होगा मेरे ख्याल से, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, 8वीं कक्षा में पढ़ाती थी मैं। लॉग ऑफ ए बाई बी, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। सबको आता होगा, हमारे तेज लोग हैं सब। फिर मान लो उसे कहता है लॉग ऑफ ए टू द पावर बी। ए इसके सामने लिखा है, ध्यान दीजिए बेस में नहीं लिखा है, ए सामने लिखा है। लॉग ऑफ ए पावर बी, तो ये हो जाएगा बी लॉग ए। ये भी मेरे ख्याल से सबने अंतर मन में बता ही दिया होगा आंसर। क्या बात, कमाल के तेज लोग। मान लो उसे कहता है अगला लॉग ऑफ ए बेस बी। अब क्या बोला मैंने? लॉग ऑफ ए बेस बी। अब क्या होगा? तो इसका आंसर होता है, कर ये नई बात जीवन में आ गई, लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ बी। ये समझिए, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये शायद आपने ना सुनी हो, तो सुन लीजिए आज। लॉग ऑफ ए बेस बी होता है लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ बी। जैसे एग्जांपल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे अगर आप बात करें तो मैं आपसे कह सकता हूं लॉग ऑफ 2 बेस 10 अगर लिखा है तो इसका मतलब होता है लॉग ऑफ 2 अपॉन लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ बी। लॉग 2 कितना होता है? 0.3। लॉग 10 कितना होता है? 1। तो आंसर आ जाता है 0.3 के आसपास। समझ पा रहे हैं? तो ये 0.3 कहां से आया, समझ में आई बात? ये 0.3 कहां से आया, समझ में आ गई बात? क्लियर? तो एक बात बताओ, ये देखो लॉग ऑफ 2 बेस 10 की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? लॉग ऑफ 2 बेस 10 की वैल्यू। तो ये भी समझ में आ गया एक पॉइंट। एक और प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी बताते हैं, 20 नंबर। 20 नंबर की प्रॉपर्टी एक और समझ लीजिए, शायद आपको पता भी हो। अगली प्रॉपर्टी अगर कहीं पे लिखा मिल जाए आपको लॉग ऑफ ए और बेस में लिखा हो मान लो x इज इक्वल टू वाई, देन इसकी जगह लिख सकते हैं x टू द पावर y इज इक्वल टू a। ये प्रॉपर्टी कितने लोगों को पता है, समझ में आती है ये वाली? पता सबको? चलो जिसको नहीं पता एक बार सुन लेना, कैसे आई थोड़ा समझ लीजिए। ऐसे जीवन में इसको रटते मत रही, थोड़ा एक लाइन का समझ लीजिए। मान लीजिए अगर आप कहते हैं इफ अगर ऐसा है तो फिर ऐसा है, तो इसका उल्टा भी सही होगा। अगर नीचे वाली बात सही तो ऊपर वाली बात सही है। तो मैं किसी एक को मान लेता हूं, मान लो मैं इसको एज्यूम कर लूं कि ये गिवन है, प्रूव कर देता हूं इसको 2 मिनट में। देखो मान लो कहता है गिवन है, क्या गिवन है भाई? x टू द पावर y इज इक्वल टू a गिवन है मान लो,
ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इससे मैं ऊपर वाली बात अगर प्रूव कर दूं तो ऊपर वाली बात से नीचे वाली बात भी प्रूव हो जाएगी। तो बताओ एक्स पावर वाई इक्वल टू ए दिया है तो दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दो। कई लोग कहते हैं लॉग ले लिया, जल्दीबाजी मुंह से निकल भी जाता है कभी कभी लॉग ले लिया, लेकिन लॉग टेक्निकल फॉर्म होता है लॉग अप्लाई किया। लॉग कोई कर्ज थोड़ी है, कर्जा ले रहे हो क्या मतलब, कहने ले लिया। फिर कहते हैं लॉग काट दिया, फसल है काट रहे हो क्या, टेक्निकल बात करो ना। तो बताओ लॉग अप्लाई कर दिया तो ये वाई इधर आ जाएगा, प्रॉपर्टी है देखो वाई इधर आ जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी। तो बताओ ये वाली प्रॉपर्टी लगाए 3 नंबर, तो ये वाई लॉग एक्स, लॉग ले लिया, लॉग दे दिया, ये बन जाएगा लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ एक्स। बताओ उसके बाद लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ बी को पीछे देखो, प्रॉपर्टी नंबर 4, लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ बी को क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ ए बेस बी। तो बताओ उसको क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ ए बेस एक्स। देखो क्या बना, फॉर्मेट आ गया क्या, y इज इक्वल टू क्या आ गया, लॉग ऑफ ए बेस एक्स। यहां से प्रूव हो गया y इज इक्वल टू क्या, लॉग ऑफ ए बेस एक्स, बराबर। ये बात मैंने साबित कर दी। कहां से चले थे, चले कहां से थे, यहां से, ये गिवन था, इससे ये निकाला, फिर इससे ये निकाला, फिर इससे ये निकाला, फिर इससे ये निकाल दिया। इसका मतलब अगर ये वाली बात ठीक है तो ये वाली बात ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली बात अगर ठीक है तो ये वाली बात ठीक है, तो ये दोनों कनेक्टेड हो गए। यही तो लिखा है, पढ़ लो। ठीक है भाई। अच्छा मान लो अगर कोई पैदल जनता कह रही मैं इतना नहीं पढ़ना चाहता, मेरे को जल्दी जल्दी दिमाग में, ये मेरे को रटना है, मान लो दिमाग में है ना, कैसे याद रखूं मैं तो याद करने का तरीका बता दो। तो क्या करो, देखो इसकी जो जमीन है, ए की जो जमीन है इसको इधर खिसका दिया करो। देखो ए की जो जमीन है उसको इधर खिसका दो, तो एक्स इधर आ जाएगा खिसक के, इसकी जमीन पे ना एक्स इधर आ जाएगा। तो देखो एक्स नीचे वाई क्या आ जाएगा, बराबर। तो ए की जमीन खिसका दो तो एक्स इधर आ गया, एक्स पावर वाई हो गया। और इस ए की जमीन खिसक चुकी है, तो जिसकी जमीन खिसक जाती है वो जमीन पे आ जाता है। इसलिए जमीन पे निगाहें हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि जमीन कभी भी खिसक सकती है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं, देखिए एक का बेस जमीन में क्या लगा था, एक्स लगा था, तो इसकी जमीन खिसका दो तो एक्स पावर वाई हो जाएगा, और ए की जमीन खिसक गई तो ये जमीन पे आ जाएगा। देखो तो एक्स पावर वाई इक्वल टू आ गया। तो निगाह हमेशा किससे बनाए रखिए, जमीन पे, बहुत जरूरी है। 20 नंबर स्लाइड खत्म। देखिए कितना कुछ पढ़ लिया, मतलब 20 नंबर तक पहुंच गया, तो मतलब ताबड़तोड़ कार्यक्रम चल रहा है, देख लीजिए। जब से आया हूं तब से देख लीजिए, दिए ही जा रहा हूं। ठीक है भाई, चलते हैं। तो बताना यहां तक मामला पहुंच गया, डन है। मेरे ख्याल से जीरो ऑर्डर आपको बहुत अच्छे से आज समझ में आ गया होगा क्या होता है जीरो ऑर्डर। आगे बढ़े। अब मैंने आपसे कहा था एक छोटी सी बात और कर लेते हैं फटाफट, फिर खत्म करते हैं। देखिए ये इक्वेशन 4 आ चुकी थी, ये सब फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मेट थे। मैंने आपसे कहा कि एक और फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो क्या करो, ये वाला फॉर्म उठा लो, यहां से इसको ले आओ उधर, अगली स्लाइड में ले आओ इसको, 20 नंबर के बाद वाली में। ठीक है, इसको उठाओ यहां से, चलो चलो चलो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आ जाओ। तो बताना क्या आगे, k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ln ऑफ सी नॉट बाई सी। ठीक है, तो इसको क्या करो, इसको लिख लो के टी इज इक्वल टू ln ऑफ सी नॉट बाई सी, चलेगा। फिर इसको लिख लो ln ऑफ सी नॉट बाई सी की जगह पे लिख दो लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी। तो बेस में क्या लिखना पड़ेगा, ई, ये भी चलेगा। समझ में आ रही बात। अब बताना क्या करें, प्रॉपर्टी जो अपने पढ़ी थी वो लगा दो। बताओ कि ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी जमीन खिसकाने वाली, है ना। देखो यहां जमीन में एक्स लगा हुआ था, यहां जमीन में कौन लगा है, ई लगा हुआ है। तो यहां जमीन खिसका के इधर पहुंचा दो। तो बताओ जमीन खिसकाओगे तो क्या पहुंच जाएगा, ई टू द पावर के टी, और सी नॉट बाई सी की जमीन खिसक गई तो सी नॉट बाई सी जमीन में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा बताओ, सी नॉट बाई सी जमीन में आ गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, ई टू द पावर के टी। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या, पीछे वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की भैया। देखो ये वाली, देखो एक्स की जगह कौन है ई, ए की जगह कौन है सी नॉट बाई सी, और ये वाई की जगह कौन है के टी। देख लो, तो जमीन खिसका दो बस की, इधर पहुंचा दो इसको ई को, तो ये सी नॉट बाई सी देखो जमीन में आ गया, ये बात। तो बताइए यहां से ये रिलेशन आ गया। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ा लो, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं तो क्या लिखें बताओ, सी बाई सी नॉट क्या हो जाएगा, पलट दो, ई टू द पावर माइनस के टी। यहां से आंसर आ गया सी इज इक्वल टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो ई टू द पावर समथिंग में लिखा हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। किसका, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। इसको विल्हेल्मी इक्वेशन भी बोलते हैं। विल्हेल्मी नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने इक्वेशन दी थी, इसको विल्हेल्मी इक्वेशन भी बोलते हैं। तो कहीं पे आपको लिखा मिल जाए विल्हेल्मी इक्वेशन की मदद से ये सब करो करो कुछ करो ऐसा आ गया, तो आप समझ जाएंगे ना किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, नाम भी पता होना चाहिए विल्हेल्मी इक्वेशन। कभी कदार सवाल में अल्फा वगैरह निकलवाएंगे आगे हम लोग,
तो विल्हेल्मी इक्वेशन शब्द का इस्तेमाल होगा, तो आप समझ जाएंगे इसकी बात हो रही है। डन। तो फर्स्ट ऑर्डर के सारे कंसेप्ट मेरे ख्याल से हो गए। अब इसमें अंदर चलते हैं, मतलब अभी कंसेप्ट थोड़ी हुए पूरे, अभी तो क्या इक्वेशन हुई है बेसिकली। फर्स्ट ऑर्डर की सारी इक्वेशन हो गई, ये कहना ज्यादा सही होगा। क्या फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन आपने पढ़ लिया यहां से? फर्स्ट ऑर्डर की क्या देखिए इक्वेशन डन हो गई। इक्वेशन में 4 फॉर्मेट डन हो गए, ये वाले 4 फॉर्मेट के बाद एक अगला फॉर्मेट जो मैंने निकाला वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये भी डन हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है इसके बाद? इसके बाद हमें पढ़ना होगा इसकी इक्वेशन ग्राफ, इसकी हाफ लाइफ, इसकी कंप्लीट लाइफ वगैरह के बारे में कि है कि नहीं, और फाइनाइट है कि नहीं, वो सब चर्चा करेंगे। इसकी T75%, फिर और अंदर चलेंगे, और भी कंसेप्ट हैं इसमें बहुत सारे, वो सब चर्चा होगी। तो मतलब काफी काम इसमें करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे सवाल आते हैं। अगले टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर को पूरा निपटाएंगे, है ना, और फर्स्ट ऑर्डर को निपटाने के बाद फिर हम लोग सवालों की तरफ बढ़ जाएंगे। खूब सारे सवाल है हमारे पास, ये सब निपटाएंगे। फिर मित्रों को मजा है सेशन में? मजा है सेशन? चलो, तो ये सब जितना मैंने आपको आज पढ़ा है, ये सब सवाल अगले टाइम पे, ये सब सवाल और इस टाइप के सवालों में आपको जबरदस्त जे बताऊंगा, तो ये सब देखिएगा अगली क्लास में। तो अगली क्लास में खूब सारे जे होने वाले हैं, मतलब मचने वाला है अगली क्लास में एकदम। तो अगली क्लास में जोरदार तरीके से आइए, सारी बातें जो अभी तक आपने पढ़ी इसको जाकर के रिवाइज जरूर करिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, है ना। नोट्स मैंने यहाँ पे सेंड भी कर दिए आपको टेलीग्राम वगैरह ऐप पे, तो वहां पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, तो हर जगह आप जो है नोट्स वगैरह देख लीजिए, ठीक है। चलिए, ओके, नमस्कार, जय भारत। अगर आपको सेशन जोरदार लगे तो इसको फॉलो करिएगा, तुरंत जाके इसको फॉलो तो आप कर ही लीजिएगा, क्योंकि जरूरत पड़ने वाली आज नहीं तो कल। इसको फॉलो करिएगा तुरंत जाकर के, और अगर आपको सेशन जोरदार लगता है तो वहां पे अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, आप हैश डेडिकेट कर सकते हैं, वहां अपनी बातें लिख सकते हैं। ये रेफरल कोड सभी को बता दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को। नमस्कार, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छा, एक और बात बता दूं आपको, मेरी एक स्पेशल क्लास होने वाली है जिसमें मैं मॉड्यूल डिस्कस करूंगा, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। स्पेशल क्लास के लिए बहुत जल्द वो क्लास होगी और उसमें मॉड्यूल डिस्कशन होगा, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि नोट्स आप बना लीजिएगा आज के आज, और लेक्चर रिवाइज सारे के सारे कर लीजिएगा। जिसकी क्लासेस छूटी हुई हैं वो क्लासेस कवर कर लीजिए, रिकॉर्डिंग देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।